हाय गाइस। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपनी रियल का जो चैप्टर था, सेट थ्योरी और काउंटेबल अनकाउंटेबल। ओके। इसमें मैंने जो प्रीवियस लेक्चर हुआ था उसमें मैंने डिस्कस किया था आपसे कुछ, फिर ये लेमा क्या होता है ना, कंजक्चर क्या होता है, एक्सियोम्स और थ्योरम्स क्या होती हैं, ये सब मैंने डिस्कस किया था। और कुछ बेसिक्स बातें आपसे डिस्कस की थी। ये इंटीजर्स है ना, ट्रांसेंडेंटल नंबर और अलजेब्रिक, ये प्रीवियस लेक्चर जिसने नहीं देखा वो उसको देख लेना पहले, उसके बाद ये जो लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं हम ये तब देखना तो और अच्छे से क्लियर होगा, क्योंकि इसमें एक्सियोम्स वगैरह का मैं यूज करूंगा। एक्सियोम क्या होता है ये सब मैं प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस करके आ जाऊंगा। ओके। तो आज हम डिस्कस करेंगे बेसिकली जो चैप्टर है, अभी तक जो दो क्लासेस हुई हैं हमारी उसमें बिल्कुल बेसिक कराया था हमने, मतलब जो पीछे का बैकलॉग है आपका जो आपको आप भूल गए होंगे, तो उसको मैंने खाली रिवाइज कराया। ठीक है। अब ये बेसिकली आज से हमारा चैप्टर स्टार्ट हो रहा है सेट थ्योरी, या इसको हम एक्सोमेट्रिक थ्योरी भी बोल सकते हैं। ओके। एक्सियोम बेस्ड सब ये सारा ये एब्स्ट्रैक्ट रहता है। ओके। इसमें तो हम क्या करेंगे, बेसिकली सेट की डेफिनेशन पहले समझते हैं क्या है, फिर उसको ब्रेक डाउन करेंगे, वहां से कुछ ऑब्जर्वेशन निकालेंगे और समझेंगे क्या क्या चीजें हमें वहां से मिलती है। ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं सेट थ्योरी की। ठीक है। सेट थ्योरी के अंदर हम सेट की डेफिनेशन को लिखते हैं सबसे पहले कि सेट क्या होता है एक्चुअल में। ठीक है। तो व्हाट इज सेट। ओके। तो यहाँ से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। तो सेट थ्योरी के अंदर जो सेट्स वर्ड है, इसकी अगर मैं डेफिनेशन बात करूं, तो सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ अ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट ना। लिखेंगे यहाँ पर ए क्या है, वेल डिफाइंड, वेल डिफाइंड, वेल डिफाइंड कलेक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है ये वेल डिफाइंड, अभी समझाएंगे इसको है ना। कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, ये हो गया हमारा है ना। यहाँ पे कलेक्शन और ये डिस्टिंग मतलब अलग अलग, डिस्टिंग का मतलब अनइक्वल्स। ठीक है। रिपीट नहीं होने चाहिए, डिफरेंट डिफरेंट होने चाहिए। यहाँ पे वेल डिफाइंड जो वर्ड आया है यहाँ पर, इसको जरा समझो अच्छे से, वेल डिफाइंड का क्या मीनिंग है यहाँ पर। तो हम यहाँ से समझते हैं, ठीक है भाई, कि एक्चुअल में सेट का मतलब क्या है, वेल डिफाइंड। अब यहाँ पे जो वेल डिफाइंड वर्ड आया है, मतलब ये ऐसा हो गया कि जैसे कि डिफाइन, किसी चीज को डिफाइन करने के लिए भी डिफाइन वर्ड यूज किया गया है ना। तो ये यहाँ पर ये जो वेल डिफाइन का यहाँ पे मीनिंग है, इसको हम ब्रेक डाउन करते हैं और समझते हैं इसका मीनिंग एक्चुअल में है क्या वेल डिफाइंड का, है ना। तो यहाँ पर मतलब किसी को डिफाइन करने के लिए भी उसमें डिफाइन यूज किया गया, वो तो अलग ही बात हो गई थोड़ी सी। ठीक है। तो बट हम यहाँ डिस्कस कर लेते हैं कि एक्चुअल में इसका क्या, इस वेल डिफाइन का मीनिंग क्या है एक्चुअल में, वो मैं इधर आपसे डिस्कस कर लेता हूँ। देखिए भाई, यहाँ पर कुछ रिजल्ट हम निकाल रहे हैं। पहले समझते हैं वेल डिफाइन का मतलब क्या है। मैं लिख लेता हूँ मैं, वेल डिफाइन। वेल डिफाइन का मीनिंग क्या है, मीनिंग, मीन देयर नो कंफ्यूजन, देयर नो कंफ्यूजन, देयर नो कंफ्यूजन रिगार्डिंग, देयर नो कंफ्यूजन रिगार्डिंग एक्सक्लूजन, इंक्लूजन। अभी समझाते हैं इस बात को। ठीक है। और एक्सक्लूजन क्या मतलब हो गया भाई, एनी ऑब्जेक्ट, ऐसे एनी ऑब्जेक्ट तरीके से लिखो। ये आप क्या करना, ऑब्जर्वेशन या रिजल्ट करके यहाँ पे लिख देना है ना, यहाँ पे हेडिंग डाल देना ऑब्जर्वेशन, जो इससे हमने क्या क्या ऑब्जर्वेशन पता की है। ठीक है भाई। ऑब्जर्वेशन डाल देना है इस डेफिनेशन का, क्योंकि ये एक आधी अधूरी डेफिनेशन है, वहां से हमने इन चीजों को निकाला है और इन्हीं का यूज करेंगे आगे, ऑब्जर्वेशन या रिजल्ट। ठीक है।
ये कुछ रिजल्ट हैं जिनका हम यूज करने वाले हैं। रिजल्ट्स। तो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन आपकी ये रही है ना, क्या, कि भाई वेल डिफाइंड कलेक्शन का मीनिंग क्या है। इसको जब तक आप अच्छे से समझोगे नहीं तो बात समझ में आएगी नहीं, है ना। चलिए भाई, तो ऑब्जर्वेशन से ये पता चला हमें, सबसे पहले तो हमने वेल डिफाइन को यहाँ पे सही किया, क्या कि वेल डिफाइन का मीनिंग क्या है, देयर नो नो कंफ्यूजन रिगार्डिंग एक्सक्लूजन, इंक्लूजन और एक्सक्लूजन एनी ऑब्जेक्ट। मतलब कि कोई, हमें कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि भाई इसके अंदर ऑब्जेक्ट आया है या नहीं आया है, ठीक है। जैसे कि अभी मैं, एक तो ये हो गया ऑब्जर्वेशन, अभी मैं कुछ समझाऊंगा आपको एग्जांपल लेकर। ठीक है, एक तो रिजल्ट ये हुआ हमारा, सो नंबर वन रिजल्ट डाल देते हैं। सेकंड देखते हैं भाई, सेकंड रिजल्ट क्या है यहाँ से। तो जैसे कि अगर मैं बात करूं, अब सेट का मतलब क्या है, बेसिकली पर्सन टू पर्सन जो भी हमारा कलेक्शन है वो सेट कब बनेगा। अब यहाँ पे कलेक्शन वर्ड भी यूज हुआ है, देखिए ये जो कलेक्शन वर्ड है, देखो कलेक्शन और सेट दोनों डिफरेंट डिफरेंट चीजें है ना। हर कलेक्शन सेट नहीं होता है, वेल डिफाइंड कलेक्शन सेट होता है, इस बात को जरा आप समझो। तो होगा क्या एक्चुअल में कि जो सेट होता है वो पर्सन टू पर्सन जो है, हमारी बात चेंज नहीं होनी चाहिए, उसको हम सेट बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि बॉवेल्स है ना, तो बॉवेल्स अगर आप देखोगे A E I O U क्या है, एक कलेक्शन हो गया, और ये कलेक्शन कैसा है, वेल डिफाइंड। आप मुझसे पूछो या किसी थर्ड पर्सन से पूछो या कहीं और जाके पूछो, सब जगह बॉवेल सेम ही होगा, है ना। क्लियर है इतना। तो इसको हम बोलेंगे वेल डिफाइंड कलेक्शन, ताकि डिस्ट्रिक्ट मतलब बदलती नहीं है चीजें। ठीक है, उसको हम वेल डिफाइंड कलेक्शन बोलेंगे। क्लियर है यहाँ तक? अब तो वेल डिफाइंड कलेक्शन ये होता है पर्सन टू पर्सन आपका चेंज नहीं होना चाहिए। ठीक, एक तो वो बात हो गई, ये तो मैंने बेसिक बात बता दी। अब सेट को इस तरीके से समझेंगे हम। दूसरी बात देखिए, जैसे अब कोई हमारा, जैसे सेकंड इसमें ऑब्जर्वेशन हम ये देखते हैं कि सिंस जो हमारा एम्प्टी सेट होता है, एम्प्टी मतलब खाली, सेट के अंदर कोई एलिमेंट नहीं हो, इस तरीके से सिंस एम्प्टी एम्प्टी कलेक्शन, एम्प्टी एम्प्टी कलेक्शन इज वेल डिफाइंड। जो हमारा एम्प्टी कलेक्शन होता है वो कैसा होता है, वेल डिफाइंड होता है। अभी समझाएंगे क्यों होता है वेल डिफाइंड। सबसे पहले आप ये समझिए, मैंने अभी बताया आपको पर्सन टू पर्सन जो है आपका रूल चेंज नहीं होना चाहिए, सबके लिए सेम होना चाहिए, तो उसको हम सेट एक तरीके से, ये 12th की मैंने डेफिनेशन बता दी। बट हम यहाँ पे क्या दे रहे हैं, देखिए नो कंफ्यूजन, कोई कंफ्यूजन नहीं होने चाहिए हमें, अगर मतलब या एलिमेंट बाहर है या अंदर है, इस तरीके का कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इसको हम इस तरीके से भी बोल सकते हैं, इसको नो कंफ्यूजन को बोल सकते हैं हम नो एम्बिग्यूटी, है ना। तो ऐसे लिख सकते हो आप, नो कंफ्यूजन को नो एम्बिग्यूटी, नो एम्बिग्यूटी, इस तरीके से। तो नो कंफ्यूजन को इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अब जरा आप ध्यान से देखिए भाई, कि जैसे कोई सेट है हमारा, वो पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं होना चाहिए। जैसे मैंने अभी बॉबल का सेट लिया है ना, अब कलेक्शन और हर कलेक्शन सेट नहीं हो सकता आपका, इसको भी अभी समझेंगे। मैं चाहूं तो यहाँ पे नोट डाउन कर लो, कलेक्शन इज नॉट सेट, ठीक है, वेल डिफाइंड कलेक्शन इज सेट। इसमें मैं इसी में मेंशन कर देता हूँ आपके लिए, इसी में एक बात मैं और मेंशन कर देता हूँ, क्या, कि जो हमारा कलेक्शन है, हर कलेक्शन सेट नहीं होता है ना, अभी डिस्कस करेंगे। कलेक्शन इज नॉट सेट। क्या होता है सेट, तो अ, कब बनता है सेट, वेल डिफाइंड कलेक्शन है ना, जो वेल डिफाइंड होता है वो होता है। तो इसी में मैं क्या करता हूँ, कोमा लगा देता हूँ आपके लिए, ये लिख दे रहा हूँ कि वेल डिफाइंड जो कलेक्शन है हमारा, वेल डिफाइंड कलेक्शन। अब वेल डिफाइंड क्या होगा वो मैंने यहाँ समझाया आपको। एक्सक्लूजन इंक्लूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि इंक्लूड है एलिमेंट या नहीं है, नहीं है, इस तरीका का कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो वो वेल डिफाइंड की कैटेगरी में आ जाएगा आपका।
क्लियर। वही पर्सन टू पर्सन यही बात हो रही है, पर्सन टू पर्सन आपका चेंज नहीं होना चाहिए, ठीक है। वो बात, जैसे अगर मैं आपसे बोलूं कि आ, आपने कोई 5 फेवरेट एक्टर्स बताइए आप, तो आप क्या बताएंगे? अगर मैं अपने बताऊंगा तो मेरे कुछ अलग होंगे, आपके कुछ अलग सा एक्टर्स होंगे, है ना, 5 एक्टर। या क्रिकेटर ले लो आप, आपके क्रिकेटर अलग होंगे, मेरे क्रिकेटर अलग होंगे, तो ये करेक्शन क्या हो गया, वेल डिफाइन नहीं हुआ। मतलब आपके लिए सेट के अंदर कुछ अलग ऑब्जेक्ट आ रहे हैं, मेरे लिए सेट के अंदर कुछ अलग ऑब्जेक्ट आ रहे हैं। मतलब ऑब्जेक्ट मतलब क्रिकेटर, कोई कोई भी चीज है उसको ऑब्जेक्ट बोलेंगे उसको, ठीक है। तो वो चीज हो गई, तो इस वजह से सेट क्या होगा, आप कुछ और उसके अंदर इंक्लूड कर रहे हो, मैं कोई और कर रहा हूं, तो क्या हो रहा है, इंक्लूजन एक्सक्लूजन हो रहा है। दैट्स वाई हम उसको वेल डिफाइन नहीं बोलेंगे। कलेक्शन तो है वो आपके लिए, आपका आपका कलेक्शन है, मेरे लिए मेरा कलेक्शन है, वो कलेक्शन तो होगा, बट वो कलेक्शन वेल डिफाइन नहीं होगा। मतलब पर्सन टू पर्सन चेंज हो रही है बात, पर्सन टू पर्सन अगर बात चेंज नहीं होगी, दैट्स वाई इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन, ओके। तो ये मैं समझाना चाह रहा हूँ यहाँ पर। अभी अब कुछ एग्जांपल लेंगे, पहले इसको समझ लेते हैं। तो कलेक्शन इज नॉट अ सेट, मैं सिंपल बोला, वेल डिफाइंड कलेक्शन इज अ सेट। यहाँ पे आप लिख लेंगे इस बात को, नॉट सेट, वेल डिफाइंड, वेल डिफाइंड कलेक्शन। अब वेल डिफाइंड क्या होता है वो मैंने अभी आपको बताया, ये ठीक है। वेल डिफाइंड कलेक्शन इज सेट, तो ये बात की, ठीक है, इज सेट। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा क्या कर देता हूँ, हाईलाइट कर देता हूँ इस बात को कि भाई आपका क्या नहीं होना चाहिए इसमें। तो ध्यान रखेंगे फिर, ठीक है। नो कंफ्यूजन, नो, और इसको क्या कर लेंगे आप, इसको हाईलाइट कर लेंगे, इस बात को ध्यान रखेंगे, ठीक है भाई। ये चीज हमने बता दी, नो कंफ्यूजन रिगार्डिंग एक्सक्लूजन और इंक्लूजन, क्लियर है ना। तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, या नो एंग्यूबिटी, एंग्यूबिटी का मतलब भी वही नो कंफ्यूजन होता है, ठीक है। तो सिंपल सी बात हो गई, यहाँ सिंपल बात तो हमने बताई। अब हमने यहाँ देखा भाई, यहाँ हमने सेकंड पॉइंट में मैंने क्या लिख रखा है कि जो एम्प्टी कलेक्शन होता है इज वेल डिफाइंड। ये क्यों है ऐसा भाई? जैसे मान लो मैं कोई एक सेट बनाया, ठीक है, एम्प्टी, एम्प्टी का मतलब उसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है सेट के अंदर, तो आप चेक, मतलब जैसे अगर हम एक्सक्लूजन इंक्लूजन तो उसमें कर ही नहीं पाएंगे, मतलब ऐसा कोई एलिमेंट है ही नहीं जो बाहर हो, है ना। उसके अंदर कोई है नहीं एलिमेंट उसके अंदर, तो चेक करने का वो ही हुआ ना, तो उसको बाय डिफॉल्ट बाय द डेफिनेशन हम उसको क्या मानते हैं, एम्प्टी कलेक्शन को वेल डिफाइंड मानते हैं। तो इसका मतलब जो वेल डिफाइंड एम्प्टी कलेक्शन जो है वो वेल डिफाइंड है, इसका मतलब वो सेट बन जाएगा आपका। तो एम्प्टी सेट होता है, ठीक है। क्यों होता है? क्योंकि एम्प्टी कलेक्शन वेल डिफाइंड होता है। वेल डिफाइंड क्यों होता है? क्योंकि हम उसके अंदर इंक्लूजन एक्सक्लूजन उसके अंदर नहीं हो पा रहा है, सिंपल है ना। उसके अंदर आप कोई एलिमेंट ऐसे नहीं बता सकते जो उसके अंदर नहीं है ना। ऐसा कोई एलिमेंट है ही नहीं, क्लियर। या ऐसा कोई एलिमेंट क्योंकि खाली है, आप उसमें चेक ही नहीं कर सकते, तो उसको बाय डिफॉल्ट बाय द डेफिनेशन उसको क्या माना गया है, एम्प्टी कलेक्शन को वेल डिफाइन माना गया है, और जो चीज वेल डिफाइन हो जाती है वो सेट बन जाती है, सिंपल। ये हमने बता दिया आपको। चलिए, तो ये डेफिनेशन से आई है ये चीज हमारी, ठीक। अब उसके बाद अगर मैं बात करता हूं कि भाई ये जो है हमारा एम्प्टी कलेक्शन जो है वो सेट है, इसको डिनोट कैसे करते हैं, इसमें इसमें लिख देता हूँ, इसी में पॉइंट बना देते हैं, फोर्थ पॉइंट इसमें लिख देते हैं, ठीक है। कि भाई हमारा जो एम्प्टी कलेक्शन है, इसको लिख देते हैं इस तरीके से, एम्प्टी, एम्प्टी कलेक्शन, कलेक्शन इज ए सेट। एम्प्टी कलेक्शन जो है वो सेट है, एंड डिनोटेड, डिनोटेड बाय, या तो भाई इसको इस तरीके से आप ब्रैकेट बनाते हैं हम, ठीक है, ब्रेसेस ऑफ, ये ब्रैकेट हो गया, या फिर आप इसको इस तरीके से, ये ये लेटर यूज कर सकते हैं। ये एक्चुअल में फाई नहीं है, इट इज नॉट फाई, ओके। यहाँ लिख देता हूं नीचे इसको,
इट इज नॉट फाई, ठीक है। ये फाई नहीं है, फाई जो होता था आपका, आपने पढ़ा हो, वो कुछ ऐसा होता था, इस तरीके से बनता था ना, सीधा इस तरीके से। तो ये फाई नहीं है, ठीक है। वो ग्रीक वाला जो था, ग्रीक ने जो बनाया था, ग्रीक, वो फाई नहीं है ये, ठीक। जो हम ये सेट में यूज करते हैं, ये एक्चुअल में डेनमार्क एक कंट्री है, उसकी लैंग्वेज होती है, ठीक है, डेनिस का बॉबिल है ये, ठीक है। डेनमार्क की कंट्री, क्योंकि जो कैंटर साहब थे, उन्होंने जब ये सेट थ्योरी डेवलप की थी, तो सिंबल्स इसमें बहुत मायने रखते हैं। दैट्स वाई उन्होंने क्या किया, अलग अलग जगह से सिंबल्स को यूज करा। सिंबल का बहुत ज्यादा रोल है रियल एनालिसिस में, एलजेब्रा में, ओके। तो इस वजह से हम इसको क्या, ये एक इसकी जो साउंड है, वो आ करके कुछ आती है, आप देख लेना उस पर, गूगल पर आप देख लेना इसके बारे में। फिलहाल ये डेनिस लैंग्वेज का बॉबल है, ओके। डेनमार्क है कंट्री, वहां से लिया गया है, ठीक। चलिए, उसके बाद अगर हम बात करते हैं, ये हमने क्लियर कर दिया आपको भाई सेट क्या होता है, किस तरीके से, और इसके क्या ऑब्जर्वेशन हमने और निकाले, और भी कुछ बातें हैं वो भी हम ऑब्जर्व कर लेते हैं, कि भाई जो सेट का जो लेटर होता है, जिसको डिनोट करते हैं हम, उसको हम जनरली कैपिटल लेटर से ही डिनोट करते हैं, ठीक है। फोर्थ ऑब्जर्वेशन आप यहाँ पे लिख, फोर्थ के बाद फिफ्थ लिख सकते हैं आप। फिफ्थ ऑब्जर्वेशन क्या है हमारी, कि जनरली, जनरली generally sets are denoted by capital letter, कैपिटल लेटर्स, ठीक है। कैपिटल लेटर से जनरली हम सेट्स को लिखते हैं। एंड इसको जो डिनोट, इसके जो ऑब्जेक्ट हैं, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट्स, जिसको हम ऑब्जेक्ट को क्या बोलते हैं, कॉल्ड, इसको हम एलिमेंट भी बोल देते हैं, ठीक है, कॉल्ड एलिमेंट, एलिमेंट, ठीक है। जो ऑब्जेक्ट है उनको एलिमेंट भी बोल सकते हैं आप। एलिमेंट्स आर डिनोटेड, डिनोटेड बाय, किस तरीके से वही डिनोट किया जाता है, स्मॉल लेटर से, मतलब जो हमारा आ, आपका जो ऑब्जेक्ट, जैसे कि जो एलिमेंट है सेट के, उनको तो स्मॉल लेटर से डिनोट किया जाता है, और जो आपका सेट का है, सेट को जनरली जो कैपिटल लेटर से डिनोट किया जाता है, सिंपल। तो हम आपको बता रहे हैं इसके बारे में, कि भाई ये जो सेट है उसको लिख के दिखा देते हैं आप। तो आप कोई भी सेट लेंगे, तो जैसे मैं सपोज करो, डिनोटेड बाय, अच्छा मैंने उसका नहीं लिखा, कैपिटल लेटर इसके आगे लिख देते हैं, ठीक है, इसमें लिखा नहीं मैंने। उम्म, इसको 5 को ऊपर करना पड़ेगा, चलो इसी में लिख दे रहा हूँ मैं, ठीक है। आप लिख देना इसके आगे ए, कोमा बी, सी, एक्स, वाई, जेड एंड सो ऑन, ठीक है। इसके आगे लिख दिया हमने। जनरली जो हमारे सेट्स के डिनोट किया जाता है, उसको कैपिटल लेटर से डिनोट किया जाता है, ये मैं लिख दिया, ए बी सी डी एक्स वाई जेड एंड सो ऑन। और जो इसके ऑब्जेक्ट होते हैं, जिनको हम एलिमेंट बोलते हैं, वो डिनोट किए जाते हैं स्मॉल लेटर से, ठीक है। डिनोट बाय स्मॉल लेटर लिख देते हैं, जैसे ये कैपिटल से डिनोट किया जाता है, उसको स्मॉल से डिनोट किया जाता है, इधर लिख दे रहा हूँ। तो यहाँ पर लिख लो आप स्मॉल लेटर, स्मॉल लेटर्स। तो देखिए भाई, जो इसके एलिमेंट्स हैं ना, ये लिख दे रहा हूँ एलिमेंट्स, तो वो आएंगे आपके, जैसे एक्स स्मॉल, वाई स्मॉल, ए, बी, सी एंड सो, ये जनरली, ठीक है। वैसे हम कैपिटल से भी लिखेंगे, एक फर्दर मैं बात कर रहा हूँ जनरल की, अगर बात करूँ तो उस तरीके से, जब हम सेंस एलिमेंट की और सेट के उसकी बात करेंगे, तब हम ले सकते हैं। वैसे आप चाहो तो कैपिटल से लिख सकते हैं, जब एब्स्ट्रैक्ट सोचते हैं तो फिर हम, ठीक है, स्मॉल कैपिटल नहीं देखते हैं उस सिचुएशन में, क्लियर। थर्ड, कितने ऑब्जर्वेशन हो गए हमारे, फोर्थ फिफ्थ ऑब्जर्वेशन, इसमें कुछ और लिखते हैं नेक्स्ट। सिक्स ऑब्जर्वेशन देखिए जरा,
चलिए नेक्स्ट। तो इसके अंदर अगला ऑब्जर्वेशन आता है हमारा 6 ऑब्जर्वेशन, कि भाई जो इफ कैसे लिखेंगे, इफ एक्स इज ए सेट, एक्स क्या है, कोई सेट है आपका, एंड स्मॉल ए क्या है उसका, इज एन ऑब्जेक्ट, इज एन ऑब्जेक्ट, स्मॉल क्या है हमारा, इफ एक्स इज अ सेट एंड ए इज एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, लिखेंगे इसमें ऑब्जेक्ट। अभी मैंने डिस्कस किया क्या, आपको सेट के बारे में बताया कि भी सेट क्या होता है और वहां से क्या क्या ऑब्जर्वेशन निकल के आई है हमारी, इसके अंदर सेट के अंदर क्या क्या होता है ये हमने यहाँ से डिस्कस किया, ठीक। अब हम इसमें ऑब्जर्वेशन को ही देखते हुए इसमें से क्या क्या चीजें आ रही हैं निकल कर, वो हम डिस्कस कर रहे हैं, जो कि हमें आगे क्वेश्चंस में भी काम आएंगी और हमारी थ्योरी आगे की सेट थ्योरी को डेवलप करने में भी काम आएंगे, ठीक है। इफ एक्स इज अ सेट एंड ए इज ए ऑब्जेक्ट, हमारा ए क्या है, कोई ऑब्जेक्ट है, फिर हम, और वो क्या है, इंक्लूडेड है किसके अंदर, एक्स के अंदर, तो हम यहाँ लिख देते हैं इस बात को कि ये जो ए है कोई ऑब्जेक्ट है और कैसा ऑब्जेक्ट है, इंक्लूडेड है। अब ये इंक्लूड होगा उसके अंदर, तो सिंपल सी बात है किस तरीके से, इंक्लूडेड इन एक्स, एक्स क्या है हमारा, कोई सेट है, और ए क्या है हमारा, कोई ऑब्जेक्ट है। अब ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, ठीक है नहीं, इस ए, ये ए अपने आप में खुद में एक सेट भी हो सकता है, मे बी, ठीक है, कोई भी हो सकता है ऑब्जेक्ट। तो यहां तक लगभग वी से ए इज एन एलिमेंट ठीक है, तो इसको डिनोट कैसे करेंगे, वी कैन से ए इज एन एलिमेंट, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, एलिमेंट बोल सकते हैं। और इसको डिनोट कैसे करते हैं, किसके अंदर है एलिमेंट, इन एक्स के अंदर, इन एक्स, एंड डिनोटेड बाय, किस तरीके से डिनोट करेंगे इसको, स्मॉल ए बिलोंग टू कैपिटल एक्स, ये नोटेशन हो गया कि भाई, ये क्या हो गया आपका नोटेशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट नोटेशन है ये, इसको ध्यान रखेंगे। यहाँ पर हम, ये क्या आ गया आपका, ये क्या है आपका, एक नोटेशन हो गया है, ठीक है, नोटेशन। अब ये जरूरी नहीं है ए जो है ये ऑब्जेक्ट है, अब ऑब्जेक्ट खुद भी हो सकता है, खुद भी एक साइड भी हो सकता है, ठीक है, कोई भी पर्टिकुलर चीज हो सकती है ऑब्जेक्ट में। तो अब बात करते हैं भाई हम क्या, कि नेक्स्ट 7th ऑब्जर्वेशन, इसमें क्या है, हम जो सेट को डिनोट, जो नोटेशन होता है सेट का या कलेक्शन का, दोनों का सेम ही होता है, मैंने अभी डिस्कस किया है यहाँ पर आपसे, मैंने अभी आपसे डिस्कस किया था भाई कि जो हमारा, तो पीछे मैंने डिस्कस किया है इस स्लाइड पर, हमने बताया था कि कलेक्शन जो है वो सेट नहीं होता है, मैंने लिखा है कलेक्शन इज नॉट अ सेट, वेल डिफाइंड कलेक्शन जो होता है वो सेट होता है। वेल डिफाइंड होता क्या है, जिसके अंदर नो एम्बिग्यूटी होती है, मतलब नो कंफ्यूजन, मतलब रिगार्डिंग टू एलिमेंट उसके अंदर है या नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, इंक्लूड एक्सक्लूड नहीं होना चाहिए, पर्सन टू पर्सन बात चेंज नहीं होनी चाहिए, जो मैंने बताया था आपको अभी, ठीक है। तो इसका मतलब हम कलेक्शन और वेल डिफाइंड, मतलब सेट को और कलेक्शन को एक ही फॉर्मेट में लिखते हैं, तो मतलब नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन क्या है हमारी, नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन है नोटेशन। तो नोटेशन क्या है, दोनों का सेम ही होता है, किस किस का, कलेक्शन का और सेट का, नोटेशन और सेट्स, ओके, या कलेक्शन। अब कलेक्शन सेट कब बनता है, जब वो वेल डिफाइन होता है, वेल डिफाइन कब होता है, जब नो एम्बिग्यूटी होता है, ठीक है, नो कंफ्यूजन होता है, एलिमेंट आएगा या नहीं आएगा उस टाइप से, ठीक। अब इसको लिखने का वे क्या है भाई, देखो जरा, एक्स कोई क्या है, सेट है, कब बनता है एक्स कोई सेट, जब यहां पर क्या हो, टाइप, टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का टाइप पता होना चाहिए आपको, ठीक है। और क्या रूल है, रूल क्या मतलब,
आपने जो एलिमेंट चूज किया है या लिया है उसके लिए कौन सा रूल आपने लगाया है, ठीक है। जैसे मैं अभी एग्जांपल लूंगा, और रूल क्या है आपका, रूल रूल फॉर कलेक्शन, तब हमारा वो सेट बनता है। ये दोनों कंडीशन मतलब इस तरीके से होगा। और देखो कलेक्शन को और लिखने का भी यही वे है, और सेट को लिखने का भी वही तरीका है। बट कलेक्शन सेट नहीं होता, वेल डिफाइंड कलेक्शन होगा तब वो सेट बनेगा, ये मैं बता चुका हूँ पीछे अभी। ठीक भाई, ये इसको लिखने का रूल आप समझो जरा अच्छे से। ठीक, इसके लिए मैं कुछ एग्जांपल ले रहा हूँ। यहाँ पर टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट होने चाहिए, यहाँ पे रूल फॉर कलेक्शन होना चाहिए। मतलब आपका जो एलिमेंट आप ले रहे हो वो किस रूल के तहत ले रहे हो, ठीक है। जैसे मैंने अभी पीछे आपसे डिस्कस किया था, इस वाली स्लाइड पर मैंने बोला था भाई, वेल डिफाइंड का मतलब जैसे कि हमने अभी क्रिकेट क्रिकेट के बारे में मैंने बोला भाई मुझे 5 बेस्ट खिलाड़ी मेरे लिए कुछ और हो सकते हैं, आपके लिए कुछ और हो सकते हैं, ठीक है। नहीं, आपसे पूछो तो आपके लिए लिस्ट जो होगी 5% की, जो ऑब्जेक्ट हैं वो आपके हिसाब से होगी। आपका रूल होगा भाई ये बल्लेबाज अच्छा है, ये रन अच्छे बनाता है, वो आप अब उस हिसाब से देख रहे हैं। मेरी जो लिस्ट होगी 5 क्रिकेटर जो मेरे लिए बेस्ट है, मैं अपने परसेप्शन से, मेरा कोई रूल होगा कि वो देखने में अच्छा है इसलिए मैं इनको इसलिए रहा हूँ, तो वो लिस्ट अलग अलग हो जाएगी। तो क्या होगा, पर्सन टू पर्सन बात आपकी चेंज हो रही है। इसका मतलब मतलब एक्सक्लूजन, आपके सेट में कुछ और एलिमेंट आ रहे हैं, मेरे सेट में कुछ और ऑब्जेक्ट आ रहे हैं, ऑब्जेक्ट या एलिमेंट एक ही बात है, ठीक है। तो वो क्या हो रहा है, सेट आपका डिफरेंट, मतलब उसमें एक्सक्लूजन इंक्लूजन हो रहा है, मतलब अलग अलग आ रहा है। मैं अगर देखूंगा तो मेरे कुछ और होंगे ऑब्जेक्ट, आपके कुछ और होंगे, क्योंकि आपने कुछ और चूज किए होंगे। दैट्स व्हाई वो जो कलेक्शन होगा वो वेल डिफाइंड नहीं होगा, ठीक है। अब जैसे अगर मैं बोलूं भाई कि अ, इंडिया की टीम में कितने प्लेयर खेलते हैं, तो से, जो होते हैं इंडिया टीम में, वैसे तो 12 होते हैं, खेलते शायद 11 हैं। तो अब उसके अंदर, क्रिकेट के अंदर होगा क्या एक्चुअल में, ये बात पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं हो रही। आप जब सेट बनाओगे तो सब 11 लिखोगे, वो रूल एक फिक्स है ऊपर से ही, और आया है कि भाई इतने प्लेयर खेलते हैं, वो रूल बन चुका है, और फिर वो 11 प्लेयर आ जाएंगे उसके अंदर। तो आपसे मुझसे किसी से भी पूछो, वो आपका क्या हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा, वो वेल डिफाइंड कलेक्शन कहलाएगा, ठीक है। नहीं, इस तरीके से तो वेल डिफाइंड कलेक्शन वो होता है। अब मैं इधर बात करता हूँ जहां मैंने इधर सेट का, अब यहाँ क्या टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है और क्या रूल है आपका। जब ये दोनों बातें फुलफिल हो जाएंगी, उसके अंदर क्या हो जाएगा, वो एलिमेंट आ जाएगा। जैसे कि अगर मैं एक एग्जांपल कोई लेना चाहूँ, ठीक है भाई, ये आपका रियल का स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। वो जो पीछे 2 क्लास हुई उसमें बिल्कुल बेसिक से मैंने बताया कि जिसको समझ में, वो क्लास अगर आपने नहीं देखी तो इसको थोड़ा समझना टफ हो जाएगा आपके लिए, है ना। बट अगर वो आपको ऑलरेडी आती है सारी चीजें, तो आपको ये समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, एक एक एग्जांपल लेके आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि कौन सा एलिमेंट सेट के अंदर आएगा और कौन सा एलिमेंट सेट में नहीं आएगा, ठीक है। तो हम एक एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ से। सपोज करो कि मैंने एक एक सेट लिया, ठीक है, एग्जांपल ले लो यहाँ। क्या, एक सेट कैपिटल से दिखा दे रहे हैं हम इस तरीके से, ठीक है। ये लिया मैंने, यहाँ मैंने लिखा टाइप ऑफ, इधर क्या लिखा जाएगा भाई, टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट। तो मैं ले लेता हूँ टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट समथिंग, मैंने यहां ले लिया एक्स बिलोंग टू नेचुरल नंबर, ठीक है। अब जो नेचुरल, ये शुरू के 2 लेक्चर देख के आया उसको पता है नेचुरल नंबर क्या होता है बेसिकली, ठीक है। सच दैट एक्स लेस देन टू 4, ये लिख लिया हमने, ठीक है। अब दोनों बातें फुलफिल होनी चाहिए तब एलिमेंट हमारा सेट के अंदर आए, ठीक है। टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट और रूल ऑफ कलेक्शन दोनों को देखना पड़ेगा कि कलेक्ट क्या, हाँ, ठीक है। जस्ट अ मिनट। चलिए भाई, तो जैसे कि मैंने यहाँ पे ये एक, चलिए, तो जैसे कि मैंने यहाँ पे ये एक वो लिया है सेट, ये एक रूल लिया है हमने कि लेस देन 4, है ना, और ये ऑब्जेक्ट है हमारे, इस टाइप के ऑब्जेक्ट होंगे और ये रूल हमारा ये है, ठीक है।
तो जैसे कि टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है हमारे, टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है हमारे पास, टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट जो है हमारे पास वो ये है, ठीक है भाई, ये हमारे टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक। और ये है रूल, कलेक्शन का रूल जो है इस तरीके से। अब मैं इसके अंदर अगर चेक करूं, तो अगर मैं जीरो लेता हूं, जैसे कि यहाँ पे मैंने जीरो लिया, तो वो इस वाली कंडीशन में तो नहीं आ पा रहा, क्योंकि नेचुरल नंबर में जीरो नहीं आता है, मतलब दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए तब एलिमेंट इसके अंदर जाएगा। तो ये वाली कंडीशन हो गई फेल, है ना। बट ये वाली कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गई। देखो, टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट मतलब ये वाला ऑब्जेक्ट इस वाली कंडीशन में तो नहीं आ रहा, बट इस वाली कंडीशन में तो आ रहा है, क्योंकि चार से छोटा में तो जीरो भी आता है। तो जब दोनों पे टिक लग जाएगा तब हमारा वो जो ऑब्जेक्ट है वो इसके अंदर आ जाएगा, ठीक है ना। जैसे अगर मैं लू स्क्वायर रूट में टू, तो स्क्वायर रूट में टू नहीं आता नेचुरल नंबर पर, इस पर तो रॉन्ग लग गया, बट इसके अंदर तो टिक लग जाएगा, क्योंकि चार से छोटे में ये आ जाएगा, ठीक है, तो इस पर टिक लग जाएगा। बट अगर मैं बात करूं फाइव की, तो फाइव तो नेचुरल नंबर है हमारा, ठीक है, फाइव नेचुरल नंबर है, तो इस पे तो टिक लग जाएगा। बट इसमें हमसे पूछा है, रूल के अंदर ये बोला है कि चार से छोटे होने चाहिए, तो इसका मतलब क्या होगा, ये फाइव जो है वो इसके अंदर नहीं आएगा, इस वाले में नहीं आएगा। समझ रहे बात को, मतलब टाइप ऑब्जेक्ट भी देखने पड़ेंगे आपको, और रूल क्या है वो भी देखना पड़ेगा, जब वो दोनों में होगा तब वो सेट इसके अंदर आ जाएगा, ठीक है ना, सिंपल। तो अगर मैं बात करूं, जैसे कि थ्री ले लिया हमने, तो थ्री क्या है, नेचुरल नंबर भी है और हमारा फोर से छोटा भी है, तो दोनों पे टिक लग गया, इसका मतलब जो थ्री है वो इस सेट के अंदर आ चुका है। क्लियर है ना, इस तरीके से चीजों को समझेंगे हम। जैसे यहाँ पे भी मैंने समझाया है, ठीक है, नोटेशन ये बिलोंग टू, जैसे एफ साइला होता है हमारा, इस तरीके से एफ साइला बना देते हैं आप, तो उसी का एक ये वर्जन है क्या, ठीक है, इस बिलोंग टू, ये यहीं पर ही यूज करते हैं हम, ठीक है, इसको और कहीं यूज नहीं किया जाता। क्लियर, सेट के अंदर इसका सबसे ज्यादा यूज होता है, और फिर इसको फिर हम कभी भी यूज नहीं करते थे। तो ये हो गया हमारा, ठीक है भाई, इस तरीके से चीजों को समझेंगे। जब होगा क्या, दोनों में अगर जो एलि दोनों कंडीशन को, टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट और रूल फॉर कलेक्शन, दोनों को टिक हो जाएगा, तब जाके वो उसके अंदर आ जाएगा, ठीक है। तो ये बात करी हमने क्या, सेट के बारे में, बेसिकली जो जो हमारे ऑब्जर्वेशन यहाँ से निकल के आए हैं हमारे पास, ठीक है भाई। अब क्या करेंगे हम, ये जो कलेक्शंस हैं, ये सारे ऑब्जर्वेशंस आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है, जो कि काम आएंगे बाद में, ठीक। चलिए भाई, अब हम नेक्स्ट अपनी थ्योरी पे चलते हैं, कि कुछ एक्सियूम्स डिस्कस करेंगे हम। वो क्या एक्सियूम्स हैं वो देखेंगे। सबसे पहला एक्सियूम आता है हमारा, एक्सियूम ऑफ चॉइस, ठीक है। चलिए भाई, एक्सियूम ऑफ चॉइस को डिस्कस कर लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, ये हो गया हमारा फर्स्ट एक्सियूम, क्या, कि भाई एक्सियूम ऑफ चॉइस, एक्सियूम ऑफ चॉइस, एक्सियूम ऑफ चॉइस। तो एक्सियूम ऑफ चॉइस में क्या देखेंगे हम, इसको शॉर्ट में चाहो तो आप ऐसे ही लिख सकते हो, इसमें हम वैसे, ठीक है भाई, नेक्स्ट। तो इसकी डेफिनेशन क्या है, किस तरीके से, मतलब एक्सियूम है ये, इसको समझेंगे जरा, इस तरीके से इसको लिखेंगे हम, कि एक्सियूम, जैसे कि एक्सियूम वर्ड क्या है, ये मैं पहले ही डिस्कस कर चुका हूं आपसे कि एक्सियूम वर्ड होता क्या है, तो यहाँ पे देखेंगे ए ओ सी, ये फर्स्ट एक्सियूम है हमारा, शॉर्ट में इसको ए ओ सी लिख सकते हो आप, ठीक। लिखेंगे आप एक्सियूम, एक्सियूम ऑफ चॉइस फ्रॉम एनी, फ्रॉम एनी गिवन नॉन एम्प्टी, फ्रॉम एनी एक्सियूम ऑफ चॉइस फ्रॉम एनी गिवन नॉन एम्प्टी
नॉन एम्प्टी सेट। ठीक है भाई, क्या लिखा भाई हमने कि एक्सियोम ऑफ चॉइस फ्रॉम एनी गिवन नॉन एम्प्टी सेट सेट्स के आगे लिखेंगे नॉन एम्प्टी सेट्स। एक बार मैं देख लेता हूँ, गिवन नॉन एम्प्टी सेट, इनका सेट्स ले लीजिए। सेट्स वी कैन वी कैन चूज, इसको अभी समझाते हैं। वी कैन चूज वन एलिमेंट फ्रॉम ईच सेट। ठीक है भाई, क्या कहता है अभी एक्सियोम, ये कह रहा है भाई एक्सियोम है ये, ठीक है। एक्सियोम क्या होता है मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूं। तो ये हमारा फर्स्ट एक्सियोम है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट एक्सियोम है, पहला है एओसी एक्सियोम ऑफ चॉइस, सेकंड है इसके अंदर एक्सियोम ऑफ रेगुलरिटी। तो इन दोनों एक्सियोम को डिस्कस करके हम आगे सेट थ्योरी पे आगे बढ़ेंगे, ठीक। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें हमने क्या देखा एक्सियोम ऑफ चॉइस में, कि एक्सियोम ऑफ चॉइस में हम बताते हैं फ्रॉम एनी गिवन नॉन एम्प्टी सेट्स, मतलब हमारे पास नॉन एम्प्टी सेट्स गिवन है, वी कैन चूज वन एलिमेंट फ्रॉम ईच सेट। आप जो नॉन एम्प्टी सेट्स आपको गिवन है, हम हर सेट में से एक एक एलिमेंट चूज कर सकते हैं, ठीक। ये यहाँ पे एग्ज्यूम दिया गया। अब यहाँ पे एक्चुअल में कहना क्या चाहते हैं इसको समझते हैं जरा। सपोज कीजिए जरा, ये कोई हमारा क्या है बकेट, इसको समझ लो आप, ठीक। तो चलिए, तो ये दो हमने बना दिए, ठीक। अब इसमें क्या है एक्चुअल में, ये आप इस तरीके से बना लेंगे भाई। ये क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं भाई सेट है, अभी आप समझ लो एक सेट ये, एक सेट ये, इस तरीके से तीन सेट मैंने इसमें ले लिए हैं, ठीक। अभी कह रहे हैं इन सेट्स में जो एलिमेंट्स हैं हमारे पास वो क्या है। सपोज करो ये मैंने एक एलिमेंट ले लिया इसके अंदर, ये दूसरा एलिमेंट ले लेते हैं हम, चलो इसको राइट से दिखा दिया। इसी का फिर एक एक ही एलिमेंट ले लिया हमने इसमें, चलो कुछ ये ले लेते हैं, चलिए एक ही एलिमेंट लिया हमने, ठीक। इसके अंदर काफी सारे एलिमेंट्स हैं, मैंने तीन कलर से इसको दिखा दिया, इसके अंदर तीन एलिमेंट्स हैं। अब इसमें भी ले लेते हैं कुछ एलिमेंट, ये ले लिया हमने इसके अंदर कुछ एलिमेंट्स, ठीक। और एक इसके अंदर ले लेते हैं हम, उसको पढ़ लिया। ये मैंने क्या किया, इन्होंने इस एग्ज्यूम को समझाना चाह रहा हूं मैं, क्या कह रहे हैं ऐसे बहुत सारे सेट्स होंगे, ये तो मैंने ऐसे रैंडमली तीन ले लिए हैं। अब ये क्या कर रहे हैं, हम हर एलिमेंट हर इस कंटेनर से या सेट से क्या करेंगे, एक एलिमेंट निकाल सकते हैं, इससे भी एक एलिमेंट निकाल के इसमें फिल कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मैंने ये निकाला, ये जो है हमारा, जैसे एक एलिमेंट इसका लिया, एक एलिमेंट इसका लिया, फिर ये क्या बन गया, एक नया नया सेट बन गया। ये एक्सियोम ये बताता है। तो अब होता क्या है इस एक्सियोम में, दिक्कत ये हो जाती है भाई कि आपके पास ये मैंने क्या लिए दो, एक तो इधर से लिया हमने, एक तो इधर से उठाया इधर रख दिया, एक इस वाले सेट से निकाल के इसमें रख दिया। अब हुआ क्या, ऐसे बहुत सारे सेट्स होंगे, सब में से एक एक एलिमेंट लेके एक नया सेट क्रिएट कर सकते हैं, कहने का मतलब ये है, ठीक है। एक सेट ये था हमारे पास, एक सेट ये था, और इन इससे हमने एक एलिमेंट निकाला, इससे एक एलिमेंट निकाला, इसको क्रिएट कर दिया। ऐसे बहुत सारे सेट होंगे, सबसे एक एक एलिमेंट निकाल के एक नया सेट क्रिएट कर देंगे, ठीक है। ये बात हो रही है। अब बेसिकली होगा क्या, एक्चुअल में होगा क्या कि जब हम ये एलिमेंट लेते हैं, इधर लिया, हमने अभी पीछे आपको रूल के बारे में बताया था। हमने बताया था कि एक रूल होना चाहिए, देखिए
एक रूल तो होना चाहिए किस तरीके से आप क्या कर रहे हो, एलिमेंट को चूज कर रहे हो। जैसे यहाँ पर रूल था लेस देन 4, है ना, तो वो 4 से छोटे होना चाहिए। अब यहाँ पे कोई रूल इन्होंने मेंशन नहीं किया, एक्ज्यूम है, एक्ज्यूम के बारे में पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ। हमें क्या होता है, वो ट्रू होता है बट उसका कोई वेरीफाई मतलब रिजल्ट नहीं होता, उसको हम मान के चलते हैं ऐसे, ठीक है। एंड द पीरियड, वो हमें इसको मानना इसलिए जरूरी पड़ जाता है क्योंकि आगे जाके कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट रिजल्ट यहीं से निकलते हैं। तो वो इसलिए हम एक्सियोम को डायरेक्ट प्रूव नहीं कर सकते। बेसिकली अगर एक दो एक्सियोम या दो तीन एक्सियोम मिलके फिर एक एक्सियोम को प्रूव कर सकते हैं, मतलब एक एक्सियोम डायरेक्टली आप बिना जब तक किसी एक को एक्सियोम नहीं करोगे आप दूसरा प्रूव नहीं कर सकते। तो एक्सियोम की मदद से ही हम एक्सियोम प्रूव कर सकते हैं, अदरवाइज हम उसको प्रूव नहीं कर सकते। तो हमने क्या समझा कि यहाँ पर हम जो एलिमेंट जो सेट ले रहे हैं वो चूज किस रूल से कर रहे हैं, वो रूल हमारे पास नहीं है ना। ये ऐसे रैंडमली उठा के इसमें रख रहे हैं, एक एलिमेंट उठा के रख रहे हैं, फिर एक नया सेट बन जाता है। तो इस वजह से ये एक एक्सियोम है, ठीक है। इसको मानने से हमें काफी सारे बेनिफिट्स होंगे आगे चलकर। तो फिलहाल यहाँ पर हम ये अब ये बोल सकते हैं जो रूल है एक्चुअल में हमारा वो चूज वाला रूल है। मतलब कोई भी चूज, अब यहाँ से हर इंसान आएगा कोई भी अपना अलग से एलिमेंट चूज कर लेगा, और तो दिक्कत हो जाएगी, फिर सबके लिए वो अलग अलग बन जाएगा। सिंपल है ना। अब इसका देखो मैं इसका वो बताता हूँ कि किस तरीके से मैं समझाना चाह रहा हूँ। जैसे अगर आप नेचुरल नंबर का सेट लोगे, ठीक है। नेचुरल नंबर का सेट अगर आपने ले लिया है, यहाँ समझो जरा ध्यान से। जैसे नेचुरल नंबर का कोई सेट लिया मैंने, ठीक है। इसके अंदर तो काफी सारे नंबर्स होंगे, 1 2 3 एंड सो ऑन। अब इसके सबसेट बना लिए हमने, इसके सबसेट बना लिए, मान लो मैंने एक n1 बना लिया, ये इसमें है मेरा 1 2 3 एंड 9 तक ले लेते हैं, चलो ठीक है। एक n2 बना लिया मैंने, इसके अंदर ले लिया मैंने ए, रुको जस्ट, 10 ले लिया मैंने, है ना, 11 एंड सो ऑन, इस तरीके से ले लिए। इसमें सपोज करो मैंने 20 तक ले ली। इस प्रकार से मैं बहुत सारे बना सकता हूँ, ठीक। अब होगा क्या, जो भी मैं बनाऊंगा n1 n2 n3 के अंदर, मैं उसके अंदर लीस्ट चूज कर सकता हूँ। मैंने मान लो कोई रूल पर्टिकुलर फिक्स कर दिया कि भाई इसके अंदर सबसे लीस्ट ये है, और तो हम जब मैं बनाऊंगा तो सारे क्या चूज हम इस हिसाब से करें ताकि कोई तीसरा बंदा भी आए तो वो चूज करे, तो उसके लिए भी वो एक रूल डिफाइन हो कि भी इस तरीके से चूज करना है, ठीक है ना। अब इसमें क्या होगा, अगर मैं लीस्ट की बात करूंगा तो जब भी मैं लीस्ट एलिमेंट मतलब हर n1 n2 n3 से मैं एक नया सेट बनाना चाह रहा हूँ, हर सेट से एक एक एलिमेंट निकाल के, है ना, समझो जरा। तो होगा क्या, इसके अंदर मैं लीस्ट ढूंढूंगा तो 1 मिल जाएगा, इस वाले n2 के अंदर ढूंढूंगा सबसे लीस्ट तो 10 मिल जाएगा। इसी प्रकार से सब में से लीस्ट में रूल उसके अंदर डिफाइन करके इस तरीके से मैं निकाल सकता हूँ। तो यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ चूज करने में, तो रूल डिफाइन करने में। बट जब होगा क्या, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं आएगी भाई कि मिलते जाएंगे एलिमेंट लीस्ट या मैक्सिमम जो भी है, जो भी चाहिए होगा हमें, ठीक, उस प्रकार से। बट अगर मैं रियल नंबर का सेट लेता हूं तो रियल नंबर के अंदर होगा क्या, आप जब एलिमेंट लोगे तो क्योंकि 1 के बाद 2 आता है, और 1 से लेके 2 तक, क्योंकि रियल नंबर्स में 1 से लेके 2 तक अगर मैं जाऊं तो इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं, है ना। तो उसमें हमें क्या करना पड़ेगा, लीस्ट चुनने में काफी दिक्कत आएगी क्योंकि वो बहुत ही कहाँ तक होता है लीस्ट, बहुत छोटे छोटे जाएंगे तो, क्योंकि इसमें इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं तो लीस्ट चुनने में भी दिक्कत आएगी, मैक्सिमम चुनने में भी दिक्कत आएगी। तो इस वजह से ये जो है ना एक्सज्यूम्स, ये यहाँ पे फेल सा माना जाता है। तो यहाँ पे कोई क्या रूल पर्टिकुलर नहीं दिया गया कि भाई आपको सेलेक्ट करना है, वो सेलेक्ट करना है, ये इन्होंने बोला। तो यहाँ पर जो मैथमेटिशियन है और लॉजिशियन है, यहाँ पर काफी इनका वो रहता है, ठीक है, कंट्रोवर्सी रहती है इस एक्सियोम के ऊपर। बट हम इसको क्या करेंगे, मान के चलेंगे क्योंकि भविष्य में हमारे फ्यूचर में काम आने वाला है कुछ क्वेश्चंस के अंदर, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ से इसको बता दें कि क्यों इस तरीके से ये चीज नहीं हो पा रही है। अब आते हैं हम सेकंड एक्सियोम के ऊपर। सेकंड एक्सियोम क्या है हमारा, ठीक है। सेकंड एक्सियोम है हमारा कि भाई एक्सियोम ऑफ रेगुलरिटी, इसको मैं डिस्कस कर लेता हूँ यहीं पर। एक्सियोम ऑफ रेगुलरिटी, एक्सियोम ऑफ रेगुलरिटी। इसमें बेसिकली क्या होगा, इसको समझते हैं जरा। ये टू एक्सियोम वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना। तो ए ओ आर बोलेंगे इसको, एक्सियोम ऑफ रेगुलरिटी क्या है। इफ, इसके अंदर क्या होगा भाई, इफ एक्स इज ए सेट, देन देन एक्स नॉट बिलोंग टू
एक्स, ये हो रहा है इसमें। क्या हो रहा है बेसिकली, यहाँ पे एक नोट पॉइंट सेकंड वाले में आप क्या कर लेना, एक नोट डाल लेना है, यहाँ पर यहीं पे लिख लेना है इसके लास्ट में नोट पॉइंट लिख देना फर्स्ट वाले के अंदर, क्या कि जो हमारे सेट होते हैं वो भी क्या होते हैं, ऑब्जेक्टिव होते हैं, ठीक है। क्या लिख देना, सेट आर ऑल्सो ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट सेट जो होते हैं वो क्या होते हैं, ऑब्जेक्टिव होते हैं। अब यहाँ पे हम एक्ज्यूम ऑफ रेगुलरिटी क्या बोलती है भाई, इसको समझेंगे। इफ एक्स इज अ सेट, अगर एक्स कोई सेट है, ठीक है, देन एक्स नॉट बिलोंग टू एक्स, मतलब एक्स जो है वो एक्स में कंटेन नहीं होगा। ठीक, ये बात हो रही है यहाँ पर। क्या कहना चाह रहे हैं, यहाँ आप इसमें भी नोट पॉइंट लिखेंगे, आप नोट पॉइंट इसमें लिख लेना आप, क्या कि नो, नो सेट कैन बी एन एलिमेंट, कैन बी एन एलिमेंट ऑफ इटसेल्फ, इटसेल्फ, मतलब कि जैसे कि आप ये समझो कि हमने कोई एग्जांपल, कोई भी सेट खुद को बिलोंग नहीं करेगा, ये बोल रहा है एक्सियोम ऑफ रेगुलरिटी। क्या मतलब हो गया इस बात का, जैसे कि आप ये समझिए, ये क्या कर रहे हैं, हमारा जो पूरा सेट है, एंटायर सेट क्या है हमारा, एब्स्ट्रैक्ट है पूरा। मतलब आप सोच रहे हो जैसे इन्होंने किस हिसाब से ये नॉट बिलोंग टू शो किया है यहाँ पर, ठीक है, पर एक्चुअल में हम एक्स नॉट बिलोंग टू एक्स ही एंटायर, मतलब आप जो भी सेट के बारे में पढ़ेंगे वो यहीं से पढ़ेंगे, अभी मैं डिस्कस करूंगा। ये क्यों बोल रहे हैं सर, ऐसा इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि जैसे मैंने यहाँ पे ये बॉक्स बना के आपको दिखाया है, सपोज कीजिए कि अगर ये कोई कंटेनर है, ठीक है, ये कोई कंटेनर है तरीके से, ठीक, ये क्या है, हमारा कोई कंटेनर है, इस कंटेनर में क्या होगा, इस कंटेनर के अंदर हम क्या रख सकते, इसके अंदर एलिमेंट्स, ठीक है, मान लो आपने क्या ले लिए, आपने डेट्स ले लिए, खजूर ले लिया आपने, ठीक है, और ये इसके अंदर एक फर्स्ट एंड ये सेकंड, ठीक, और ये इसी प्रकार से क्या करेंगे, थर्ड, इस प्रकार से इसके अंदर हमने खजूर रख दिए, या है इसके अंदर खजूर इस प्रकार से, ठीक। अब बेसिकली होगा क्या, अब ये किसी रूल के तहत क्या होंगे, रखे गए होंगे, ध्यान देना जरा, किसी रूल के तहत इसमें रखे गए होंगे कि भाई ये पर्टिकुलर रूल है और इस प्रकार के इसके अंदर खजूर आना चाहिए जो ठीक ठाक हो, इस तरीके से वो रूल हम जो भी जिसने बनाया उसके हिसाब से है, ठीक है। अब हुआ क्या, इसके अंदर जैसे हमने डेट्स इसके अंदर फिल कर दिए, तो होगा क्या एक्चुअली, होगा ये कि अब ये जो कंटेनर है पूरा, ये किस में रखे भाई, तो ये खुद में तो रखा नहीं जा सकता, जैसे हमने ये जो खजूर थे, डेट्स थे, तो इस कंटेनर में रख दिए, अब ये कंटेनर खुद में थोड़ी रख अपने आप में थोड़ी रख लेगा अपने आप को, तो इस वजह से ये एक एब्स्ट्रैक्ट की तरीके से नहीं सोच रहे हैं, ये किसी सेट को एक कंटेनर की तरह सोच रहे हैं। कोई कंटेनर है, मतलब उस वो खुद अपने आप को कैसे कंटेन करेगा, ये बात हो रही है यहाँ पे, एक्स नॉट बिलोंग टू एक्स, ठीक है, ये समझाना चाह रहे हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे नोट इसमें लिख दिया मैंने, नो, नो सेट, है ना, यहाँ लिखा भी है मैंने, नो सेट कैन बी एन एलिमेंट ऑफ इटसेल्फ, मतलब कि कोई भी सेट खुद को बिलोंग नहीं कर सकता, जैसे कि फॉर एग्जांपल, जैसे कि मैं एग्जांपल यहाँ ले लेता हूँ जस्ट, जैसे ये अब जो आप पर्स ले लो, है ना, पर्स होता है, उसमें क्या रखते हैं हम, पैसे रखते हैं, पैसे वगैरह रखते हैं, अब फिर उस पर्स को क्लोज कर देते हैं, अब वो पर्स किस में रखेंगे, पर्स तो खुद में रखा नहीं जा सकता, और मैंने तो वो बात यहाँ पे कह रहे हैं, तो ये एक एब्स्ट्रैक्ट तरीके से नहीं सोच रहे हैं, तो इसलिए ऐसा बोला जा रहा है कि एक्स जो सेट है, जो कंटेनर है, वो खुद को कंटेन नहीं कर सकता, उसके अंदर जो चीजें हैं वो कंटेन हो सकती हैं। अगर जैसे मैं यहाँ पे बात करूं कि ए, और ये ए, ई, आई, ओ, यू, ये है कोई, ये सेट है। अब आप बोलोगे भैया आपने बोला था कि इसके जो एलिमेंट्स हैं वो उससे दिखाए जाते हैं, ठीक है, हम एब्स्ट्रैक्ट लेवल पे बात कर रहे हैं, वो मैं इन जनरल बात कर रहा था, अगर उस परसेप्शन से देखेंगे, वो जब हम पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की जब बात करेंगे ना, तभी इस पे डिस्कस करेंगे, जैसे मैंने लिखा है यहाँ पर कैपिटल लेटर से दिखाया जाता है, स्मॉल से
अब अगर ऐसे आप सोचोगे, इसके जनरली लिखा है ना, जनरली का मतलब कि अगर इस तरीके से आप सोचोगे कि भाई नहीं लिखा जाएगा तो आप पावर सेट के बारे में कभी सोच ही नहीं सकते, है ना। पावर सेट क्या होता है, सेट वो आगे अभी डिस्कस आप 11th में 12th में पढ़ा होगा पावर सेट, तो वो तो उसके अंदर खुद कंटेन हो जाता है, सेट ही होता है, वो भी वो कैपिटल से लिखे जाते हैं ना। चलिए, तो ये वो मैटर नहीं है ना, वो जनरल बात कर रहे हैं हम, पर्टिकुलर जब हम एलिमेंट की और उसकी बात करेंगे इस। अब यहाँ पर अगर ध्यान से देखोगे आप तो क्या हो रहा है, देखो ए क्या कर रहा है, ए एक खुद सेट है और इसके अंदर ये इसके अंदर बिलोंग भी कर रहा है ना। तो क्या कर रहा है यहाँ पे, ए क्या कर रहा है, इसके अंदर है, ये थ्योरम यही मना कर रही है कि मतलब जो सेट है यहाँ पर, है ना, फिर यहाँ पर क्या नहीं होना चाहिए, वो एलिमेंट नहीं होना चाहिए इस तरीके से। अब होगा क्या, देखो एक्चुअल में अगर मैं यहाँ पे बी ले लूँ, यहाँ पे सेट तो ठीक लिखा हुआ है, सेट तो है, आपको मैंने पीछे डिस्कस किया था, ए ई आई ओ यू एक सेट है, वेल डिफाइंड कलेक्शन है, ठीक है, ये सेट तो है, बट क्या हो रहा है, ये नोटेशन से प्रॉब्लम आ रही है। जैसे मैं अगर मैं यहाँ पे बी लेता हूँ तो अब ये सेट बन रहा है, बन रहा है नहीं बन रहा है, देख ए ई आई ओ यू सेट तो है ही। अब जैसे ही कोई लेगा और ई ले लेगा कोई, तो फिर ये सेट नहीं होगा। तो क्या हो रहा है, एम्बिग्यूटी हो रहा है, मतलब एक्सक्लूजन इंक्लूजन हो रहा है। अब सेट तो है, क्योंकि अभी मैं पीछे डिस्कस कर चुका हूँ सेट का है, तो यहाँ नोटेशन में प्रॉब्लम आ रही है, सेट में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप क्या करोगे, नोटेशन को फिक्स कर दोगे। आप ऐसा नोटेशन मत लो जो इसमें प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है ना। तो प्रॉब्लम सेट में नहीं है, प्रॉब्लम नोटेशन में है, तो आपको नोटेशन को करेक्ट करना पड़ेगा, सेट तो है। बट यहाँ पे इन्होंने यही बोला इस सेट के अंदर, ठीक है, यहाँ पे तो यही बोला गया, यहाँ पर क्या हो रहा है, ए बिलोंग कर रहा है, ठीक, इस सेट के अंदर जो भी सेट ले रखा है मैंने, और इसमें बिलोंग नहीं कर रहा है, तो फिर तो ये सेट ही नहीं होगा, है ना। बट एक्चुअल में तो सेट है ही, क्योंकि मैं पीछे बोल के आया, तो इसका मतलब हमारे नोटस, ये जो नोटेशन है इसमें कोई प्रॉब्लम है, क्लियर है ना। क्या नोटेशन में कोई प्रॉब्लम है, क्योंकि वो एम्बिग्यूटी आ रहा है ना यहाँ पर, एक्सक्लूजन इंक्लूजन हो रहा है, और सेट तो ऑलरेडी था, तो इसका मतलब हमें नोटेशन को फिक्स करना है, ना कि सेट को। इस बात को यहाँ पे हमने समझा। अब ये जो बात थी, जैसे कि यहाँ पर बताया गया इस एक्सियोम के अंदर, एक्सियोम ऑफ रेगुलेरिटी, अब कोई सेट खुद को भी बिलोंग कर सकता है, जैसे कि जैसे अभी मैंने पीछे आपसे डिस्कस किया था यहाँ पर, कि जो एम्प्टी कलेक्शन होता है, एम्प्टी कलेक्शन जो होता है क्या होता है, वेल डिफाइंड कलेक्शन होता है, मतलब एम्प्टी सेट बन जाता है वो एम्प्टी कलेक्शन। क्यों, क्योंकि वो वेल डिफाइंड है, क्योंकि कुछ भी नहीं होता उसके अंदर। जब कुछ भी नहीं होता तो मतलब कोई एलिमेंट है ही नहीं उसके अंदर, तो जो कुछ भी नहीं है उसको क्या मान रहे हैं, ये सेट मान रहे हैं, समझो जरा। और जहां पर क्या हो रहा है, सब कुछ है, इस पे सेट खुद अपने आप में पूरा है, तो ये उसको सेट, है ना, ये बोल रहे हैं कि भाई वो सेट नहीं है। ये यही तो बात हो रही है यहाँ पर, सिंपल है ना? सब कुछ है और सब कुछ नहीं है, तो ये बात हुई यहाँ पर। अब हो क्या रहा है एक्चुअल में, जब हम आगे मैं भी डिस्कस करता हूँ आपसे कि अब यहाँ पर क्या हुआ, अब मैं एक ऐसा एग्जांपल ले रहा हूं जो x खुद के अंदर बिलोंग कर जाएगा, x खुद के अंदर आ जाएगा, कैसे आएगा, तो वो अभी मैं नेक्स्ट स्लाइड पर डिस्कस करेंगे कि कैसे आ रहा है वो खुद के अंदर, जो मतलब ये कंटेनर जो है। क्योंकि मैंने क्या डिस्कस किया था अभी आपसे शुरू में ही, कि ये जो सेट थ्योरी है ये है क्या, एब्स्ट्रैक्ट है, मतलब इसको आप किसी चीज में बाउंड नहीं कर सकते, कंटेनर है कोई या वैसे इस तरीके से सोचोगे तो फिर वो नहीं होगा, वो सेट नहीं है। आप क्या कोई एब्स्ट्रैक्ट लेवल से सोचो, मतलब ये कोई ये नहीं कि कंटेनर है उसके अंदर वो रख दिया, ऐसे ऐसा कुछ नहीं है। तो अब मैं यहाँ पे एक एग्जांपल ले रहा हूँ और मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ कि एक्स एक्स में कैसे बनाऊंगा। तो यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट हमारे एग्जाम्स आ गए। फिर आगे क्या हुआ, नेक्स्ट नेक्स्ट स्लाइड पर हम देख लेते हैं भाई, कि जैसे कि अगर मैं एक यहाँ पर एग्जांपल ले रहा हूँ कि देखिए जरा ध्यान से, हमने क्या करा, एक्स लिया कोई, ठीक, और रूल होना चाहिए हमारे पास और टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट होने चाहिए, ठीक है, ऐसा हमने कुछ बनाना है। तो मैंने क्या किया, यहाँ मैंने डिस्कस कर लिया आपसे, ठीक। यहाँ पर ये एक्सियोम ऑफ रेगुलरिटी क्या बोलता है कि जो भी आप एक्स लोगे, है ना, यहाँ पे मैं डिस्कस कर, जैसे ए बी या सी, मैंने कोई ये सेट लिया, तो जो एक्स है, जो ए है और जो एक्स है, ये दोनों क्या है, अलग अलग है, ये इसके बराबर कभी नहीं हो सकता, ये एक्सियोम ऑफ रेगुलरिटी बोलता है हमारा, ठीक है। ये बात ध्यान रखना आप, ये बोला है मैंने, ठीक। बाकी ये ध्यान आप रखोगे, ये मैंने दोनों एक्सियोम आपको समझा दिए। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब जैसे कि ये
कंटेनर की तरह आप मान के चलोगे तो बेसिकली वो उसमें बिलोंग नहीं करेगा, क्योंकि कंटेनर खुद को कंटेन तो करेगा नहीं। बट अगर हम एब्स्ट्रैक्ट लेवल से सोचें, ठीक है, तो क्या होगा बेसिकली, मैंने क्या करा, एक लिया मैंने सेट। कैसा सेट लिया, ध्यान देना जरा, रूल होना चाहिए उसके अंदर, एनी ऑब्जेक्ट, क्या होना चाहिए, रूल होना चाहिए, रूल। ठीक, तो रूल क्या करेंगे, एनी एनी ऑब्जेक्ट, मैंने क्या लिया, कोई ऑब्जेक्ट लिया, एनी ऑब्जेक्ट एक्स, ठीक है, कोई एक्स कोई भी ऑब्जेक्ट है, ठीक, सच दैट एक्स, यहां पर आप चाहो तो इस तरीके से सीधी लाइन भी बना सकते हो, एक्स इज नॉट एन, एक्स इज नॉट एन, क्या ले ले भाई हम, कुछ भी ले लो चलो, आईफोन ले लो, है ना, आईफोन वाला ये एग्जांपल ले लेते, कुछ भी ले सकते हैं यहाँ पे, आपने पेन ले लो, है ना, पेंसिल ले लो, कप ले लो, नोटबुक ले लो, जो लेना चाहो वो ले सकते हो। मैंने आईफोन ले लिया, क्या है, किस तरीके का रूल है, ध्यान देना जरा, कह रहे हैं एनी ऑब्जेक्ट एक्स, एक्स क्या है, कोई ऑब्जेक्ट है, और कैसा ऑब्जेक्ट, और इसके अंदर जो वो सारे एक्स आएंगे इसके अंदर, जो क्या नहीं होंगे, एक्स इज नॉट आईफोन, वो सारे ऑब्जेक्ट इसके अंदर आ सकते हैं जो आईफोन नहीं है। तो कौन कौन आ सकता है इसके अंदर, जरा इस बात को समझेंगे, इसके अंदर वो सारे ऑब्जेक्ट आ सकते हैं जो क्या आईफोन नहीं है, तो इसके अंदर मार्कर भी आ जाएगा, आप भी आ जाओगे, मैं भी आ जाऊंगा, सारा कुछ आ जाएगा, ऑब्जेक्ट में तो सब कुछ हो जाता है, सब कुछ आ जाता है, ठीक है, जो भी है वो सारा कुछ इसके अंदर आ जाएगा। ठीक, तो इसका मतलब क्या हुआ, ध्यान से समझना इस बात को, बस आईफोन नहीं आएगा, बाकी सारे फोन आ जाएंगे, आपका फोन आ जाएगा, मेरा फोन, ये पेन टैब वगैरह, लैपटॉप वगैरह सारा कुछ आ जाएगा, कोरोना वायरस भी आ जाएगा इसके अंदर, ठीक है, ऑब्जेक्ट तो सब कुछ हो जाएगा फिर। ठीक, अब जब सब कुछ होगा इसके अंदर, समझ रहे बात को, इसका मतलब ये जो सेट है, ये जो सेट है, ये भी आ सकता है इसके अंदर, जब सब कुछ आता है, सिर्फ किसको छोड़ के, आईफोन को छोड़ के तो सब कुछ आ जाएगा इसके अंदर, तो ये जो सेट बचा, ये भी तो आ जाएगा ना इसके अंदर। तो लिखेंगे क्या, यहां पर पहले मैं ये लिख देता हूं, ये क्या पहले, सबसे पहले तो एक रूल बन चुका है ना, ये रूल बन गया सिंपल, तो कहने का मतलब यहां पर लिख दो, एक्स इज ए सेट, हमने रूल डिफाइन किया, लिया ऑब्जेक्ट भी है, और ये हमारे पास एक रूल भी डिफाइन है, ऑब्जेक्ट लेने हैं हमें, और रूल क्या डिफाइन है, आईफोन नहीं होना चाहिए, तो सारी चीजें, इसका मतलब ये क्या बन गया, हमारा सेट बन गया। तो अब यहां से एंड, जब इसके अंदर सारी चीजें आ जाएंगी तो ये सेट भी क्या होगा, इसके अंदर आ जाएगा, ठीक है ना, तो इसका मतलब एक्स बिलोंग टू एक्स हो जाएगा। तो यहां से चीजें हुई इस तरीके से, ठीक, अब यहां से हमें क्या पता चलता है भाई, कि ये चीजें ऐसी हो रही हैं कि प्रॉब्लम, ये अब हमने क्या बताया था वहां पे, हमने बताया था भाई, ठीक है, हमने क्या बताया था, हमने बताया था कि x बिलोंग टू x नहीं होगा, इस वाले एक्सियोम में, एक्सियोम ऑफ रेगुलरिटी में, यहां पे हमने डिस्कस किया था, क्योंकि कंटेनर खुद को तो कंटेन करेगा नहीं, जब खुद को कंटेन नहीं करेगा, तो फिर यहां से ये क्यों आ रहा है ऐसा, ये इस वजह से हो रहा है ऐसा, क्योंकि आप एक एब्स्ट्रैक्ट लेवल पे नहीं सोच रहे, आप एक सेट को कंटेनर समझ के चल रहे हो, है ना, जबकि ऐसा नहीं है। यहां पर हम क्या देख रहे हैं, यहां पर हमने ये देखा कि हम तो पूरे उस पर बात कर रहे हैं, पूरा ऑब्जेक्ट, पूरा यूनिवर्स आ गया एक तरीके से, अब हम क्या करेंगे, यूनिवर्स में से कुछ चीज को हटा के तो ये बना सकते हैं, अब ये बात भी सही है और ये बात भी सही है, दोनों बातें सही हैं, एक्सियोम ऑफ रेगुलरिटी भी ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट लेवल पे नहीं है बट एक्सियोम तो है, इसको भी हम रखेंगे, और ये बात भी लगभग ठीक ही है, ये भी हमने अपने हिसाब से निकाली है, एब्स्ट्रैक्ट लेवल पे निकाली है ये सारी बातें। तो अब यहां से क्या हो जाए, दो कैटेगरी बन जाती है भाई सेट की, यहां से क्या हो जाएंगी, दो कैटेगरीज आपकी बन जाएंगी, क्योंकि ये जहां सेट खुद को बिलोंग नहीं करता है, ये कैटेगरी बन गई, और जहां सेट खुद को बिलोंग करता है वो कैटेगरी बन गई। तो यहां से क्या होगा, वी हैव टू टाइप्स ऑफ सेट, फर्स्ट ऑर्डिनरी सेट एंड सेकंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सेट। तो जो सेट खुद को बिलोंग नहीं करते वो होते हैं ऑर्डिनरी सेट, जैसे कि ये क्या है, ऑर्डिनरी सेट में आ जाएगा ये, और जो सेट खुद को बिलोंग कर जाते हैं वो बन जाते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सेट, ठीक।
अब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सेट के एग्जाम्पल हम तभी बना सकते हैं जब यूनिवर्स में से कुछ हटा दें, मतलब कुछ घटाकर ही निकल सकता है। अब यहाँ पे मैं आईफोन की जगह पेन ले लूं, ठीक है, तो भी क्या बन जाएगा वो, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सेट बन जाएगा। इसमें कुछ हटाना पड़ रहा है बट बन तो रहा है ना, मेन चीज है बन रहा है नहीं बन रहा, बन रहा है। तो इस वजह से हम इसको भी इंक्लूड किए, तो यहाँ से दो कैटेगरी बन गई सेट की, ठीक है ना, क्योंकि एक इस प्रकार का सेट देखा गया और एक इस प्रकार का सेट देखा गया। चलिए, तो यहां से हम क्या करते हैं, टू कैटेगरीज बना देते हैं। फर्स्ट कैटेगरी, वी, यहां लिखते हैं वी हैव, दोनों बातें ठीक थी अपनी अपनी जगह। वी हैव टू टाइप्स ऑफ सेट्स, तो दो टाइप्स यहां से हमारे बन गए। एक तो वो टाइप जो, जैसे ये वाला हो गया, एक तो उसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ। एक तो ये हो गया, ठीक है, जो बिलोंग नहीं करते, और दूसरा ये हो गया जो बिलोंग करते हैं। तो यहां से भाई क्या हुआ, दो सेट्स हाँ डिवाइड कर दिए गए, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कौन कौन से नाम, जैसे मैंने अभी बताए थे आपको। पहला सेट क्या बना हमारा, फर्स्ट सेट बना आपका ऑर्डिनरी सेट, ऑर्डिनरी सेट। सेकंड क्या बना आपका, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सेट, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। ये दो सेट्स बन गए। ऑर्डिनरी सेट में क्या होगा, एक्स इज सेट टू बी ऑर्डिनरी। कब होगा भाई ऑर्डिनरी, ऑर्डिनरी इफ एक्स नॉट बिलोंग टू एक्स, तो ये तो कहलाएगा आपका ऑर्डिनरी सेट, ठीक। और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्या होगा, एक्स इज सेट टू बी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, ऑर्डिनरी इफ एक्स बिलोंग टू एक्स। तो ये दो कैटेगरी इस प्रकार से बनी हुआ, ठीक है भाई। तो ये दो इंपॉर्टेंट क्या है हमारे पास, एक्सियूम्स है ना, तो इनको ध्यान रखना है। फर्स्ट हमारा एओसी और सेकंड हमारा एओआर, तो एक्सियूम ऑफ चॉइस और एक्सियूम ऑफ रेगुलरिटी, ठीक। आगे चल के इनका हमारा बहुत ही यूज होगा, ठीक। नेक्स्ट, तो फिर हमने देखा कि भाई दो तरह की यहाँ पे कैटेगरी बन गई, एक तो ऑर्डिनरी सेट्स की और एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सेट की। ऑर्डिनरी सेट वो होते हैं जो खुद को बिलोंग नहीं करते, और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सेट वो होते हैं जो खुद को बिलोंग करते हैं। हम एंटायर जो भी पढ़ेंगे बेसिकली, अब तक जो भी आपने पढ़ा है वो आपने ऑर्डिनरी सेट्स के बारे में पढ़ा है, जो खुद को बिलोंग नहीं करते। ये सेट्स हम, इस पे ज्यादा काम नहीं हुआ है ये सेट्स, ठीक है, अभी नहीं ज्यादा काम हुआ है, तो इस वजह से इसको हम कभी नहीं मतलब पढ़ेंगे, अभी ज्यादा रिसर्च हुई नहीं है इस पे। चाहो तो जिसको जिस पे ज्यादा रिसर्च नहीं होती उस पे ज्यादा रिसर्च आप कर सकते हैं पीएचडी वगैरह पे, तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। ठीक, हम जो भी पढ़ेंगे मैं यहाँ नोट लिख देता हूँ, नोट, नोट, एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, ऑर्डिनरी सेट आर टू बिग, टू बिग टू बी ए सेट, टू बी ए सेट, तरीके से आप इसको लिखिए, ठीक है। ऑल्सो, ऑल्सो कॉल्ड क्लास, तो ये कभी इतने बड़े हो जाते हैं तो खुद को ही कंटेन कर लेते हैं, फिर ये कभी सेट, मतलब इनको फिर सेट नहीं बोल के हम क्या बोलते हैं, क्लास बोलते हैं इसको, ठीक है, ये नोट कर लेंगे। और दूसरे नोट पॉइंट में हम क्या लिख लेंगे, दूसरे में आप लिख लेंगे कि हम जो भी इसमें पढ़ेंगे, वी विल यूज, जो भी हम यूज करेंगे, ओनली ऑर्डिनरी, ऑर्डिनरी सेट्स,
व्हेन व्हेन वी डील विद, जो भी आप पढ़ोगे रियल मैट्रिक स्पेस में, वो कौन से सेट्स होंगे सारे, वो सारे आपके ऑर्डिनरी सेट्स होंगे, ये फर्स्ट वाले, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखना आप। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये वाला तो आपने बस यही ध्यान रखना है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी। अब मैं रसल पैराडॉक्स समझाऊंगा, उसमें ध्यान रखना है ऑर्डिनरी एक्स्ट्राऑर्डिनरी का। बाकी फिर आगे कभी यूज नहीं होगा एक्स्ट्राऑर्डिनरी का। ओके, तो ये बात समझ में आनी चाहिए आपको, ऑर्डिनरी और एक्स्ट्राऑर्डिनरी के बारे में, ठीक है। चलिए भाई, नेक्स्ट देख लेते हैं आप। तो ये हमने डिस्कस किया ऑर्डिनरी सेट क्या होता है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी सेट क्या होता है। बेसिकली हम जो भी पढ़ेंगे सब ऑर्डिनरी सेट्स पढ़ेंगे, ठीक है। तो मैं बिल्कुल बताता जा रहा हूँ आपको कैसे कैसे चीजें हो रही है। अब हमारा नेक्स्ट आता है भाई, ये सब आपका क्या चल रहा है भाई, आपका जो सेट का बिल्कुल फंडामेंटल ऑफ सेट चल रहा है, काउंटेबल अनकाउंटेबल इसके बाद आएगा। पहले तो हम सेट को अच्छे से समझ लेते हैं, उसके बाद फिर इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आपके आए हैं टीवाइस क्यूज, वो चैप्टर से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आए हैं नेट जेआरएफ में, वो भी हम डिस्कस कर लेंगे फिर आने वाले टाइम में। पहले इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे, उसके बाद हम इसके पीवाइस क्यूज करेंगे, ठीक है, जो आए हैं एग्जाम्स में वो डिस्कस करेंगे फिर। तो पहले अच्छे से चैप्टर को समझो, आप एक एक बारीकी समझो चैप्टर की, तभी आपको वो कर पाएंगे, वरना आप नहीं कर पाएंगे, ठीक है नहीं। तो यहां से हम आगे बढ़ते हैं। अब आता है हमारा रसल पैराडॉक्स। ये क्या होता है इसको समझते हैं जरा, ठीक है। क्या है हमारा रसल पैराडॉक्स। रसल पैराडॉक्स, रसल पैराडॉक्स। देखिए भाई, क्या है रसल पैराडॉक्स। देयर, लिखता हूं मैं, देयर देयर इज नो सेट ऑफ ऑल द सेट्स। समझिए भैया इस बात को। रसल पैराडॉक्स, रसल मतलब पहले सबसे आप समझो पैराडॉक्स का क्या मतलब होता है। पैराडॉक्स का बेसिकली मतलब होता है कि इम्प्लाइज, जैसे यस इम्प्लाइज बाय नो, मतलब सही भी होगी बात वो, और गलत भी होगी, दोनों बातें एक ही बार में यहाँ पे होंगी आपकी, ठीक है। इस वो होती है हमारा पैराडॉक्स। जैसे कि सपोज करो कि मैं हमेशा झूठ बोलता हूँ। अब अगर मैं इस सेंटेंस को देखूं, मैं हमेशा झूठ बोलता हूँ, तो अगर ये बात सच है तो इसका मतलब वो पीछे झूठ बोल रहा था, अगर वो झूठ बोल रहा था तो इसका मतलब ये सेंटेंस गलत है। मैं हमेशा झूठ बोलता हूँ, इस बात को समझो। इसमें सच सही भी है और नहीं भी है, दोनों बातें हैं। तो ऐसा कंट्राडिक्शन नहीं है इसके अंदर, ठीक है। मतलब कि यस और नो दोनों एक साथ आते हैं, उसको हम बोलते हैं पैराडॉक्स, सिंपल भाषा में अगर मैं बात करूं, ठीक। तो यहां तक बात समझ में आई। अब इसको प्रूफ करने के दो तरीके हैं, ठीक है। पहला तरीका क्या है, जो मैंने अभी आपसे डिस्कस किया, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और ऑर्डिनरी सेट की मदद से भी आप इसको कर सकते हो, या फिर आप नॉर्मल इसको नॉर्मल वे में भी इसको कर सकते हो। तो मैंने दोनों तरीके से मैं इसको आपको समझा देता हूँ, ठीक है, कि बेसिकली दोनों तरीके से क्या है। तो एक तो तरीका हमारा हो गया, जैसे कि मैंने अभी पीछे आपसे डिस्कस भी किया था, कि ये जो बिलोंग करके दिखाया था मैंने मैंने बताया था ना, ये खुद में बिलोंग क्यों कर रहा है ना। ये एक्स यहाँ पे मैंने डिस्कस किया था अभी पीछे आपसे, कि जो ए है वो जरूरी नहीं कोई ऑब्जेक्ट ही हो। यहाँ पर डिस्कस किया था ये ये ए अपने आप में कुछ भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट है ना, मतलब सेट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो वही बात यहाँ पर आई है, देखो कि इस तरीके से एक्स वो एक्स के खुद से बिलोंग कर रहा है, वो चीज आई थी यहाँ पर।
मैंने समझा दिया आपको। तो दो अप्रोच है इसकी समझाने की, तो दोनों अप्रोच से आपको देखते हैं समझाकर, ठीक है, जो आपको जिससे समझ में आता है। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, एक सेट लेंगे। देखिए भाई जरा, एक्स, एक्स इज, ये चलो, अच्छा एक्स मैंने बाहर ले लिया ना, तो अंदर ए ले लो, अलग लेना पड़ेगा, कंफ्यूजन हो जाएगा। ए ले लेते हैं यहाँ पे, ए इज ए सेट, ए इज ए सेट सच दैट ए नॉट बिलोंग टू ए। ये हमने लिया भाई, ठीक। अब जैसे कि मैंने बताया इसमें दोनों बातें होती हैं, ठीक है, यस भी नहीं भी। सेकंड यहाँ पर इसी को मैं क्या लिख देता हूँ, ये क्या है, कलेक्शन है आपका, क्या है, कलेक्शन है। यहाँ पे लिख दूं मैं, द कलेक्शन, द कलेक्शन, मैं आपका कलेक्शन जरूरी नहीं सेट हो, है ना, कलेक्शन है फिलहाल ये, द कलेक्शन ऑफ ऑल सेट्स। देखो यहाँ पे मैंने टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट ले लिया और यहाँ पे टाइप ऑफ रूल ले लिया। ऐसे सेट लेने हैं हमें जो खुद को बिलोंग नहीं कर रहे हैं, ठीक, ऐसे सेट ले लिए। तो ये कौन सा एग्ज्यूम्स है हमारा, ये अगर आप देखोगे तो ये वाला एग्ज्यूम हो गया, ठीक है, यही वाला तो एग्ज्यूम हो गया, ए ओ आर हो गया है ना, एग्ज्यूम ऑफ रेगुलरिटी हो गया ये। तो ये एग्ज्यूम ऑफ रेगुलरिटी की बात कर रहे हैं यहाँ पर, देखो ध्यान से अगर आप देखोगे तो यहाँ लिखेंगे सेट ऑफ ऑल, द कलेक्शन ऑफ ऑल सेट्स, ऑल द सेट्स, सेट्स, ठीक। तो ये हमने जो बात लिखी है किससे लिखी है, ए ओ आर, ए ओ आर। तो यहां से देखो ये रसल पैराडॉक्स हम डिस्कस करेंगे। तो दोनों बातें होंगी इसमें, ठीक, जो समझते हैं जरा यहां से। अब यहाँ पे जरा आप ध्यान से समझेंगे इसको, इफ, इफ आप एक बात बताओ, अगर ये जो एक्स है, अगर कोई सेट है, एक्स क्या है हमारा, सेट है, ठीक, ये जो एक्स है ये क्या है आपका, सेट है। तो क्या लिखेंगे, एक्स इज सेट, इफ लिखा है मैंने, यदि, है ना, इफ एक्स इज सेट, एक्स का मतलब सेट है। तो क्या होगा, अगर एक्स तुम्हारा सेट है, ठीक, तो पहली कंडीशन, एक्स तुम्हारा सेट है तो इसमें आ जाएगा, देखो ए इज अ सेट, इधर वाले ऑब्जेक्ट में आ जाएगा, ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या है कि एक्स इसको बिलोंग नहीं करेगा। अगर एक सेट है, एक्स क्या होगा, एक्स नॉट बिलोंग टू एक्स, ये दूसरी वाली बात हो गई। अब ये जो पहली वाली बात आई है, एक्स इज ए सेट, तो ये यहां से आई है उठ के, ठीक है भाई। और ये जो सेकंड वाली बात लिखी है हमने, ये क्या है, नॉट बिलोंग, है ना, ये यहां से आ जाएगा, ए नॉट बिलोंग टू ए, तो एक्स नॉट बिलोंग टू एक्स। तो ये बात हमने लिख दी। अब यहां से क्या इंप्लाइज करता है, ये दोनों बातें जैसे मैंने अभी पीछे आपको समझाया था, कहां गया स्लाइड, यहां डिस्कस किया था, अगर इधर भी टिक लग जाए, इधर भी टिक लग जाता है, दोनों तरफ टिक लग जाता है, तो वो जो एलिमेंट होता है वो सेट के अंदर आ जाता है, सिंपल है ना। अब ये जो तीन था, ये जो तीन देख रहे हैं आप, ये तीन सेट के अंदर आ गया, क्यों, क्योंकि वो ऑब्जेक्ट में भी था और रूल ऑफ कलेक्शन में भी था, दोनों में था। तो इसको अगर मैं ध्यान से देखो आप, तो क्या होगा, ये जो बात है एक्स इज अ सेट, तो ये इधर भी आ गया ऑब्जेक्ट में, और एक्स नॉट बिलोंग टू एक्स, तो इसका मतलब ये इधर भी आ गया। तो सिंपल ये हो गया ना, तो ये इस सेट के अंदर जो एक्स है वो सेट के अंदर आ जाएगा, एक्स बिलोंग टू एक्स, ये आपका रसल पैराडॉक्स हो गया। देखो एक्स सेट में नहीं भी है और एक्स सेट में है भी, तो वही तो मैंने बताया आपको रसल पैराडॉक्स क्या होता है, ये हमने रसल पैराडॉक्स के बारे में बता दिया। ये बात तभी समझ में आएगी जब आपको ये वाली बात समझ में आई होगी, ये वाली है, ये थ्री का भी सेट के अंदर आएगा जब आपका ऑब्जेक्ट भी हो और वो भी हो। तो इसके अंदर भी तो यही हुआ, देखो ध्यान से आप देखो जरा, इसमें क्या हो रहा है, ये तो एक हो गया, एक अप्रोच हो गई रसल पैराडॉक्स को समझने की, एक अप्रोच अभी और समझते हैं अपन। ये समझ में आया भाई, इसको समझो जरा आप, है ना, नहीं भी है और है भी, एक्स को एक्स बिलोंग कर भी रहा है और एक्स बिलोंग नहीं भी कर रहा है। तो यही क्या होता है, रसल पैराडॉक्स होता है, ठीक। इसको आप चाहो तो एक एग्जांपल और लिख सकते हो इधर शॉर्ट में, इधर समझा दे रहा हूँ, एक क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ आपके लिए, है ना, देखो जरा, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है, चूज
चूज द करेक्ट करेक्ट ऑप्शन, चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो पहला ऑप्शन क्या है आपका? फर्स्ट ऑप्शन, ऑप्शन बी। और ऑप्शन बी क्या है? इसमें आपका दो ही ऑप्शन दिए हुए हैं, ठीक है। ऑप्शन बी जो है, ऑप्शन ए इज इनकरेक्ट। देखो दोनों बातें आ रही है नहीं आ रही है इसमें, इस तरीके से लिख लो आप। तो अगर आप ऑप्शन ए चूज करोगे तो उसमें क्या होगा? ऑप्शन बी है। और ऑप्शन बी क्या है? कि ऑप्शन ए इनकरेक्ट है। तो ये भी एक क्या एग्जांपल हो गई? रसल पैराडॉक्स का एग्जांपल हो गया यार। सिंपल है एकदम। चलिए, तो अगर समझ में नहीं आ रहा है तो ये एक बार में समझ में नहीं आती है चीजें, ठीक है। बार बार जैसे हम यूज करते रहेंगे इन चीजों को तो धीरे धीरे चीजें आ जाएगी। समझ में नहीं आता है तो इसको आप बार बार वीडियो को पीछे रिवाइंड करके देख सकते हैं, ठीक है। चलिए, दूसरा, एक दूसरी अप्रोच है इसकी, उससे भी हम समझते हैं इसको। जैसे कि वो अप्रोच क्या है हमारी? वो ऑर्डिनरी और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेके उसको करते हैं अपन, ठीक। तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और ऑर्डिनरी लेके इसको सॉल्व करते हैं, वो अप्रोच देख लेते हैं इसकी। चलिए नेक्स्ट स्लाइड ले लेते हैं हम। तो देखिए जैसे कि लेट, यहां लिख रहा हूं मैं, लेट एक्स इक्वल टू ए सच दैट, ए है कोई, और ए कोई ऑब्जेक्ट है, और कैसा है? ए इज एन ऑर्डिनरी, ऑर्डिनरी, ठीक है, ऑर्डिनरी सेट। आपको पता होना चाहिए ऑर्डिनरी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, ठीक है, सिंपल। फिर हम क्या करेंगे? अब देखो ये एक रूल बन चुका है, यहाँ पे हमें ऐसे सेट लेने हैं जो क्या हो, रूल क्या है? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, और ए क्या है? कोई ऑब्जेक्ट है। तो अब ये कलेक्शन जो है वो सेट होगा, है ना। इफ, यहां लिख देंगे इफ एक्स इज, यदि अगर ये सेट है तो, इफ एक्स इज ए सेट, ये लिया हमने। तो यहाँ पे दो केस बन सकते हैं। अब ये एक्स जो है वो ऑर्डिनरी में हो सकता है और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी भी हो सकता है, ठीक। तो अब हम यहाँ से दो केस यहाँ से अराइज करते हैं। केस फर्स्ट, एक ही हो गई अप्रोच, दोनों अप्रोच से समझ लो आप। ये अप्रोच क्या है? इसमें हम मान के चलते हैं फिर फिलहाल, इफ एक्स इज, इफ एक्स इज ऑर्डिनरी, एक्स क्या है हमारा? ऑर्डिनरी है, ऑर्डिनरी सेट। अगर आपका एक्स जो है वो ऑर्डिनरी है, ध्यान से समझना भाई, एक्स क्या है आपका? ऑर्डिनरी है। तो एक्स अगर ऑर्डिनरी है तो ऑर्डिनरी की डेफिनेशन क्या है? यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे, एक्स क्या है? ऑर्डिनरी है। और यहाँ पे सेट में क्या बोल रखा है कि भाई ए, जो जो भी वो सेट है ना, वो ऑर्डिनरी वाले लिए जाएंगे, ठीक। और एक्स हमारा है ही ऑलरेडी, ऑलरेडी ऑर्डिनरी, तो ये वाला जो एक्स है वो इस सेट के अंदर बिलोंग करेगा, क्योंकि ऑर्डिनरी सेट तो इसमें आ जाएगा सिंपल। तो यहाँ लिख देंगे एक्स बिलोंग टू एक्स बाय द डेफिनेशन। किसकी सेट की डेफिनेशन ली है हमने? ऑफ एक्स। ध्यान से समझना भाई, जरा इसको समझने का प्रयास करो अगर समझ में नहीं आ रहा है तो। ये जो एक्स है, ये वाला एक्स जो लिया है, ये वाला एक्स है, ठीक है, ये, ठीक। और ये जो एक्स लिया है वो ये एक्स है, फर्स्ट वाला, ये वाला। ये जो एक्स है वो इस सेट के अंदर आएगा नहीं आएगा? ये जो एक्स, क्योंकि ये एक्स क्या लिखा, बाय द डेफिनेशन ऑफ एक्स, इस वजह से बिलोंग कर गया। अब जब एक्स एक्स को बिलोंग करता है तो वो क्या होता है? इसका मतलब क्या है भाई? एक्स अगर एक्स को बिलोंग करेगा तो कौन सा सेट हो जाएगा? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो जाएगा। तो लिखेंगे एक्स, इसको देख के बोल रहा हूं मैं यहाँ पे, एक्स बिलोंग टू एक्स, एक्स, इसका मतलब क्या हो गया? एक्स इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, ये बात समझ आनी चाहिए, ठीक। तो ये हम क्या लेके चले थे? ऑर्डिनरी मिला क्या? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। अब इसका दूसरा केस देखते हैं, क्या लेके चलेंगे? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, और क्या मिलेगा? ऑर्डिनरी मिल जाएगा। तो वही तो बोल रहा हूं मैं, ठीक। बिलोंग कर भी रहा है ना, यही बात यहाँ पे हमने डिस्कस की है। चलिए नेक्स्ट,
ये आगे पीछे हो गया भाई। ये बात तो मैंने यहाँ डिस्कस की थी ना। चलो कोई नहीं, वो आगे पीछे हो, कोई दिक्कत नहीं। तो यही बात मैंने इससे पीछे भी डिस्कस की थी आपसे, ठीक है। इस वाली स्लाइड पर देखो, ये बिल्कुल सिंपल वे में, ये मैं थोड़ा उसमें एडवांस में बता रहा हूँ, ऑर्डिनरी और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी के परसेप्शन में बता रहा हूँ, ठीक है। चलिए, तो देख लेते हैं इसको नेक्स्ट। अब केस क्या लेके चलेंगे, एक्स हमारा क्या होगा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होगा। इस सेकंड, इफ एक्स, इफ क्यों लगा रहा हूं मैं, इफ तो शुरू में लिख दिया ना, हमने शुरू में लिख रखा है एक्स इज सेट, तब तभी दोनों केस अराइज हुए हैं ना। एक्स इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, ठीक है। एक्स क्या है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। अब कोई चीज अगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होती है तो क्या होती है डेफिनेशन, अगर ये एक्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है तो एक्स एक्स को तो बिलोंग करेगा ही, बाय द डेफिनेशन ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। लिख देंगे बाय डेफिनेशन ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, सिंपल। फिर अगर ये एक्स एक्स को बिलोंग करता है ना, तो ये जो x है, ये x को बिलोंग कब करता है, यहां पे समझो आप, कुछ दिमाग बदलाओ। x x को बिलोंग करता है कब, सेट के अंदर ही तो करता है। x x के अंदर कब आएगा, ये से यहां पे मैंने देखा था x के अंदर आ रहा है। तो ये x जो है ये क्या है, डेफिनेशन से अगर मैं x की देखूं, x अगर x के अंदर आया तो उसका मतलब क्या हो गया, ये जो x है x के अंदर आया, इसका मतलब सेट के अंदर बिलोंग कर रहा है। समझ रहे हैं ना बात को। x अगर x के अंदर आ रहा है और x क्या है, हमारा सेट है, तो ये जो x है ये क्या है हमारा, ये क्या है, ऑर्डिनरी सेट है। क्योंकि ये जो x यहां लिख देंगे, x इज ऑर्डिनरी, क्योंकि ये इसका रूल जो है वो ऑर्डिनरी है, तो इस वजह से बोलेंगे एक्स अगर एक्स के अंदर आ रहा है तो ये क्या हो जाएगा, एक्स ऑर्डिनरी हो जाएगा। तो एक्स इज ऑर्डिनरी क्या है, डेफिनेशन क्या है, सेट से लिया है हमने, ये चीज कहां से लिखी है, सेट से, बाय डेफिनेशन ऑफ एक्स। तो ये देखो यहां पर क्या लिया था, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्या हो गया, ऑर्डिनरी। को यहाँ पे क्या लिया था, ऑर्डिनरी, ये क्या हो गया, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। तो बात वही है, ठीक है ना, सिंपल, जो हमने यहाँ डिस्कस की थी अभी आपसे। ठीक, तो यही बात ये दो लाइन में हो गई थी, यहाँ पे एक्स बिलोंग भी कर रहा है और एक्स नहीं भी बिलोंग कर रहा है। जैसे मैंने यहाँ पे आपसे ये क्वेश्चन लिया है, इसमें सही भी है और नहीं भी है। ठीक, तो ये हमने आज आपसे डिस्कस किया भाई, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट था सारा कुछ, ये इसके प्रीवियस का था। यहाँ से हमारा लेक्चर स्टार्ट हुआ था, हमने ये सेट की ऑब्जर्वेशंस निकाली, कुछ क्या क्या सेट होता है, ठीक है। और फिर उसके बाद हमने यहाँ से कुछ टाइप्स ऑफ रूल बताया, किस तरीके से सेट को रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। सेट बिल्डर फॉर्म है ये, तो सब पढ़ रखा है आपने। फिर हमने ये दो एक्सियोम डिस्कस किए, एक्सियोम ऑफ चॉइस, एक्सियोम ऑफ रेगुलरिटी। अभी आपका रियल स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। इसमें सब चीजें आ रही है पढ़ने वाली, सब नेट की है आपकी। फिर यहाँ से हमने देखा कि भाई सेट बिलोंग भी कर रहा है, नहीं बिलोंग कर रहा है, तो दोनों बातें सही हैं, तो यहाँ से दो कैटेगरी बना दी थी, एक ऑर्डिनरी सेट की और एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सेट की। हम जो पढ़ेंगे स्पेशली क्या पढ़ेंगे, ऑर्डिनरी सेट पढ़ेंगे। फिर हमने डिस्कस किया रसल पैराडॉक्स क्या होता है। रसल पैराडॉक्स में देखा कि भाई यस भी होता है, नो भी होता है, दोनों एक दूसरे को इम्प्लाइज करते हैं। तो यहाँ पे देखा एक्स बिलोंग भी कर रहा है, एक्स नहीं भी बिलोंग कर रहा है। ये मैंने अभी आपको समझाया, जैसे एक एग्जाम्पल लिया। फिर इसी चीज को मैंने ऑर्डिनरी और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी के रेफरेंस में यहाँ पर समझाया आपको, ठीक है। दोनों एक ही बात है, ये बोलो या वो बोलो, सिंपल। तो अब तक हमने रसल पैराडॉक्स तक डिस्कस कर लिया है। इसके बाद हम पढ़ेंगे सबसेट क्या है, पावर सेट क्या है, कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है, कार्डिनलिटी क्या है सेट की, ठीक है। वो सारा डिस्कस करेंगे। उसके बाद काउंटेबल, अंटीनम, ये सारा डिस्कस करेंगे। फिर ये कंप्लीट हो जाएगा आपका पूरा चैप्टर, ठीक है। उसके बाद हम इसके पीवाईस यूज करेंगे, जो भी प्रीवियस क्वेश्चंस हैं, वो जो क्वेश्चंस आए होंगे इस चैप्टर से वो डिस्कस करेंगे। उसके बाद हमारा नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होगा, पॉइंट सेट टोपोलॉजी। तो अगर आप अच्छे से प्रॉपर तरीके से नोट्स बना रहे हैं इसके, तो आप अच्छे से इसको तैयार कर लेना। नोट्स में क्या करना है, जो बाइंडिंग वाले रजिस्टर्स आते हैं ना, इस तरीके से बाइंडिंग वाले रजिस्टर्स जो आते हैं वो ले लेना आप। और जो तरीके से होते हैं नोट्स, उसमें करना जो पूरा एक पेज होता है ना, उसकी एक साइड छोड़ देना इस तरीके से ना,
जो भी जैसे आप यहाँ पे कर रहे हो, कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है, तो बाद में यहाँ पे लिख लिया, कोई डाउट आ रहा है, तो वो यहाँ लिख के आप उससे बाद में पूछ सकते हो, ठीक है? और वैसे भी यहाँ पे थोड़ी जगह छोड़ देना ताकि चैप्टर की समरी एक थोड़ा पॉइंट यहाँ पे नोट कर सको। बाकी मैं जब चैप्टर पूरा कंप्लीट करा दूँगा, उसके शॉर्ट नोट्स भी मैं आपको बनवा दूँगा, ठीक है? जो भी चैप्टर होगा उसके शॉर्ट नोट्स किस तरीके से बनेंगे, वो मैं समझा दूँगा, उसके बाद पीओएस फिल करेंगे अपन, ठीक है? तो जो इसको अच्छे से कर रहा है अच्छी बात है, ठीक से करो उसको तैयार और बढ़िया करके, ठीक है? चलिए, टेक केयर, मिलते हैं।